वेलकम करता हूँ अपने तमाम एक्सपोर्ट एग्जेक्टिव कोर्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि आप तशरीफ़ लाए और बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह के लोगों का इंटरेस्ट और इसमें जो अटैचमेंट है इस कोर्स के साथ बड़ी पॉजिटिव है और लोग चाह रहे हैं कि इसका मतलब कि हमारा कोर्स से आपको कुछ हासिल हो रहा है और इंशाल्लाह ये जो हमारा एक इसके पीछे विजन है, हमारी विजडम है कि माशाल्लाह हम अपनी इंडस्ट्री को मैक्सिमम जो एक रियल वर्ल्ड के इश्यूज होते हैं, एक प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप लोगों के पास है जो आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लिया होगा, तो हम आपको जो रियल वर्ल्ड के इश्यूज हैं वो हमको बताएं, आपको बताया जाए। तो हमारे जो इस वक्त जो हम बुला रहे हैं अपने जो कंसर्न जो आपको यहाँ पे कोर्स कराते हैं दे बिलोंग टू द रियल वर्ल्ड इश्यूज के इस वक्त रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो माशाल्लाह मैं देखिए पिछले दिनों हम ये वोमन यूनिवर्सिटी में हम गए थे, वहां से हमारा एक MOU साइन था उनके साथ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि 9,000 बच्ची उस यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो मैं उनको ये कह रहा था कि देखिए हम चाहते हैं कि हमें रट्टा सिस्टम से हम निकलें, हम जो आप में जो एक कुदरती और जो आप में जो आप स्टडी के बाद इंकलकेट जो आप में नॉलेज आता है जो आपको आप बुक्स से मिलता है, हम उस नॉलेज में हम चाहते हैं कि आपसे हमें क्रिएटिव आइडियाज मिले, इनोवेशन है, क्योंकि जो इनोवेशन आती है हमेशा यंग ब्लड लेकर आता है। दुनिया में अगर आप देखें, USA में देखें, यूरोप में देखें, वो यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बनाए हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट करके वो इंडस्ट्रीज को लेके जाते हैं ऊपर, उन कंट्रीज का GDP लेके जाते हैं ऊपर, वो पर कैपिटा इनकम उन कंट्रीज की आप होती है, जिसमें आपके जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, आपका फेसबुक है, ट्विटर है, आपके व्हाट्सएप है, तो ये तमाम उन्हीं स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। और माशाल्लाह हमारे जो PM साहब को विजन है कि यंगस्टर्स पे वो कहते हैं वो कंट्री सक्सेसफुल है जो अपने यूथ को मोबिलाइज करती है, जो अपने यूथ को एम्पावर करती है। तो जितने भी हम देखते हैं USA में इन 20s वो बिलियन बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं कि उनके जो आइडियाज हैं, जो उनकी एक क्रिएटिविटी है, उनको आगे अडॉप्ट करने के लिए वहां पे वेंचर कैपिटल्स मिलते हैं। तो माशाल्लाह हमारा भी ये एक आइडिया है कि जो आप लोगों के आइडियाज हैं, जो आपके कोई भी आप इशू जो आप समझते हैं कि नई इनोवेशन आप ला सकते हैं, माशाल्लाह हमारे पास चैम्बर में भी वेंचर कैपिटलिस्ट मौजूद हैं। आप हमें आइडियाज दें, हम आपको उसकी इन्वेस्टमेंट देते हैं। हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर्स भी इंशाल्लाह हमने उसका अप्रूव कराया है। E-कॉमर्स की जो पॉलिसी आई है जिसमें फ्रीलांसर्स को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे PM साहब हमारे साथ है, हमारी मिनिस्ट्री साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैंने मीटिंग अभी अटेंड की है को 150 बिलियन का जो 200 बिलियन पे इंडिया की जो IT इंडस्ट्री चली गई है, क्यों चली गई है कि वहां पर उस लेवल की फैसिलिटेशन मिल रही है। तो माशाल्लाह पाकिस्तान की भी इस वक्त IT की जो E-कॉमर्स पॉलिसी आई है उसमें बड़ी फैसिलिटेशन है। आपको फ्री कंसल्टेंसी, आपको कोर्स करना चाहते हैं इंटरनेशनल, आप हमें बताएं, हम आपको उसका रेफर करते हैं। गवर्नमेंट आप पे इन्वेस्टमेंट करेगी कि आप ये कोर्स करेंगे, उसकी हमें फिजिबिलिटी जमा कराएं, और गवर्नमेंट इज रेडी टू इन्वेस्ट ऑन आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स के देखें 60% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दैट इज लेस देन 35 ईयर्स। तो मैं समझता हूं हमारे पास एक ह्यूज हमारे पास एक पावर है यूथ की, जिसको हम अच्छे तरीके से हम यूज करें। बट दिस इज अप टू यू, किस तरह आप अच्छी हम लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, किस तरह हमारे साथ आप अपने आइडिया शेयर करते हैं। तो मैं एज SVP सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद हूँ, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। तो आप कोई भी आपके पास आइडियाज है, कोई भी आप काम करना चाहते हैं, इन स्टार्टअप आप काम करना चाहते हैं, कुछ आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आना चाहते हैं, आप हमारे से शेयर करें। इंशाल्लाह उसमें अगर दम होगा, पावर होगी, तो हम उसकी जरूर आपको फाइनेंसिंग भी आपको हम अरेंज करके देंगे। दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंप्लीट इंडस्ट्री, क्योंकि हमारी इस वक्त जो सियालकोट की प्रोडक्ट्स हैं, हम देखें लेदर में काम कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्सवेयर में कर रहे हैं, हम सर्जिकल में कर रहे हैं, उसके अलावा फुटबॉल है, उसके अलावा ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखा जाए 5 से 6 प्रोडक्ट से हम बाहर नहीं निकले, वही कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स है, उन्हीं में हम इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि जो एक डेवलप कंट्रीज हैं उन अभी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सिंगापुर के एग्जांपल दें, मलेशिया के एग्जांपल दें, वो भी एक अस्से तक सिर्फ टेक्सटाइल इन्हीं प्रोडक्ट्स में थी। तो अभी माशाल्लाह उनकी जो एक्सपोर्ट है देखें $350 बिलियन पे सिंगापुर है, एंड पॉपुलेशन ओनली 8.5 मिलियन। तो मैं समझता हूं कि कराची से भी 1/4 उनकी पॉपुलेशन है, कराची को 3 करोड़ पे पहुंच गया, तो उनकी 85 लाख की आबादी है, तो $350 बिलियन पहुंचा है। किस तरह पहुंचा है कि उनकी जो उन्होंने अपने यूथ पर इन्वेस्ट किया है, यूथ आइडियाज लेकर आई है, यूनिवर्सिटीज ने अच्छा काम किया है। तो क्या प्रोडक्ट्स हैं उनकी, बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, शिप बिल्डिंग पार्ट्स हैं, IT में प्रोडक्ट्स हैं, लैपटॉप, मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके अलावा और भी इनके जो इश्यूज और नई प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। तो अगर फ्यूचर ही हाईटेक है, हाईटेक और आपको एक इंटरनेशनल जो रिस्पेक्ट मिलती है कि आपको टेक्सटाइल या फ्रूट्स वेजिटेबल बेच के आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती,
कि आप एग्रीकल्चर, जैसा पाकिस्तान है कि एग्रीकल्चर की एक सुना जाता है कंट्री, जो मेजर प्रोडक्ट्स हमारी हैं एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल भी पाकिस्तान 0.6% पे आता है पूरे वर्ल्ड में। हम स्टिल बियॉन्ड है श्रीलंका से बांग्लादेश, जो कि काफी डेवलप कंट्रीज हैं, क्योंकि वो जो कंट्रीज हैं एडवांस टेक्निकल टेक्सटाइल में चली गई हैं। हमारी कंट्री अभी उस प्रोसेस से गुजरी है। तो मैं समझता हूँ हमें हाईटेक प्रोडक्ट्स में आना चाहिए, हमें एक नई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में आना चाहिए। तो आप माशाल्लाह लोग, आप आईटी के एक्सपर्ट, आपका एक्सपोजर इंटरनेशनल, आप देखते हैं कि क्या रियल वर्ल्ड में हो रहा है। तो आप हमें आगे आए। अब इंडस्ट्री आपसे डिमांड कर रही है कि इंडस्ट्री को आप लोगों की जरूरत है, आपके आइडियाज की जरूरत है। आप आइडियाज लेकर आए एंड वी आर रेडी टू हेल्प यू इन वट एवर कैपेसिटी वी कैन डू। और ये भी जो कोर्स डिजाइन किया गया है, इसमें हमने जो इस वक्त जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कॉस्टिंग है, कि एक बेसिक लेवल का हम कोर्स और गाइडलाइन हम अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को दें, ताकि वो कल को अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो उन्हें पता चले कि ये उन्हें प्रैक्टिकली कुछ उन्होंने सीखा था, बजाय कि आप उसमें आप अपना 5-6 महीने 1 साल लगाएं टाइम वेस्ट करने, फिर आपको उन चीजों का पता चले। तो आप फ्रीली, जो भी हमने यहाँ पे आपको कंसल्टेंट यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हैं इधर, तो आप उनसे फ्रीली अपने क्वेश्चन करें विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि जो बंदा क्वेश्चन नहीं करता वो भी सीखता नहीं है। तो मैं समझूंगा ये एक हमारा इंटरेक्टिव सेशन है। आप अपने क्वेश्चन लिखें और साथ साथ जो आपको कुछ चीजें बताते हैं, डिस्कस करते हैं, आप साथ साथ इनसे क्वेश्चन भी करें, ताकि आपके कोई भी इशू ना, छोटे छोटा क्वेश्चन डजंट मैटर, विदाउट एनी हेजिटेशन वो क्वेश्चन करें, ताकि जो हमारा मेन इसका जो हमारा जो मिशन है इसका, कि हम लोगों के जो छोटे से लेकर बड़े क्वेश्चन तक उनके आंसर दें, ताकि लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम समझते हैं कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके बड़े बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन उसको बड़े बड़ी ऊंची जगह लेके जा सकते हैं, और कोई भी छोटा प्रोडक्ट उसको बड़ी हाइट पे लेके जा सकता है। तो आप फील फ्री, आई मीन कंसिडर दिस एज योर ओन कोर्स। वी हैव डिजाइन दिस कोर्स, आई मीन to as well conceptual knowledge as well as theoretical knowledge also. So mashallah, Sialco Chamber of Commerce Industry is always playing very instrumental role in affecting quantum leap for our industry and our city also. And mashallah, we feel pride on our young entrepreneurs. They are fully capable to cater and to undertake any knowledge base जो हमारे इंटरनेशनल वेंचर्स होंगे उसमें हमें आप लोगों की जरूरत है। माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज भी, उसका 7 बिलियन का प्रोजेक्ट है, हमें उसका 80 करोड़ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई है। उसमें भी हमने यही चीज लेकर आनी है कि हम जितनी ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और हमें नई जो साइंटिफिक वर्ल्ड के नॉलेज हैं वो हम अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को दें, ताकि एक अच्छा हमारा एक लाइजन बने। इस तरह हमारे एनपीओ भी हैं, नेशनल प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, उनके साथ भी हम कोर्सेज करवाएंगे, स्मेडा के साथ हम करवाएंगे। तो इट्स आई मीन great, I mean combination, and we should use Sialco Chamber of Commerce डिस्कस प्लेटफॉर्म है, we should use it at optimum level, क्या मैक्सिमम इससे हम एडवांटेज अपने इंडस्ट्री को इसका दे। तो मैं अनिल फाज से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अगेन फॉर मेकिंग दिस कोर्स सक्सेसफुल, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इसको स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Today's our topic is one-day training program for SMEs on export business. I am starting my presentation with the words that education is the movement from darkness to light. Means कि हमारा जो education है वो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर आता है। ठीक है, अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें हमें एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स की भी जरूरत है, कि वो स्किल्स हम अडॉप्ट करें और आगे प्रमोट करें अपने बिजनेस को। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारा एक सिंगल एजेंडा है जिसपे हम इधर बैठे हुए हैं, वो सक्सेस है। ठीक है, तो सक्सेस हम कैसे हासिल करते हैं? फॉर गेटिंग सक्सेस हमें क्वांटिटी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, पॉजिटिव थिंकिंग को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्रिएटिविटी को अडॉप्ट करना पड़ता है, लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन को फॉलो करना पड़ता है, एनालिसिस, प्रेयर्स, गूगल, यूट्यूब, और इन द एंड लक। मतलब हर बंदा जो बिजनेस करना चाह रहा है वो एक लक को कंसिडर कर रहा होता है कि लक मेरी चलेगी तो मैं बिजनेस करूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ लक से ही इंसान कामयाब नहीं होता। मैन हिमसेल्फ मेक हिज फॉर्चून, ये नॉर्मली आपने जुमला सुना होगा कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। तो लक तक पहुंचने के लिए भी हमें सबसे पहले हार्डवर्क को अडॉप्ट करना पड़ता है, और हार्डवर्क भी लिमिटेड हार्डवर्क नहीं, कंसिस्टेंट हार्डवर्क जो है वो एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग,
अब मोस्टली जो हम इधर लोग बैठे हुए हैं, मतलब हर बंदा एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव थिंकिंग को और अगर हम देखें तो पॉजिटिव थिंकिंग में नेगेटिव थिंकिंग क्या है कि इट शुड नॉट बी पॉसिबल, कि एक्सपोर्टर नहीं बना जा सकता, ठीक है। रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिव मेंटल अप्रोच है वो ये है कि इट शुड बी हैपन, कि ये होगा, हम एक्सपोर्टर जरूर बनेंगे, ठीक है। इसके बाद क्रिएटिविटी, अगर आप किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को देखें तो हर कंपनी, हर बिजनेस क्रिएटिविटी की बेस पे सक्सेसफुल हो रहा है। अगर आप मोबाइल की एग्जांपल ले लें तो मोबाइल में भी बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हुई और एक आज की एक बड़ी मार्केट मोबाइल इंडस्ट्री है। इसी तरह गाड़ियां देख लें, कोई भी फूड आइटम देख लें, मतलब जिस सिटी में आप रह रहे हैं इसमें फूड की आपके पास क्या ऑप्शंस थी और अभी क्या ऑप्शंस हैं, मतलब क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा हो रही है और ये क्रिएटिविटी आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। अब लॉजिकल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। अब लॉजिकल थिंकिंग क्या है कि नॉर्मली हम जब बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं शायद हमें स्टार्टअप पे ही एक बड़े ऑर्डर आ जाएंगे, कंटेनर के ऑर्डर आ जाएंगे और मैं दिन ब दिन मतलब एक्सपोर्टर बन जाऊंगा। तो उसमें होता है कि हर बंदे की सक्सेस का जो लेवल है वो अकॉर्डिंग टू हिज रिसोर्सेज होता है। मतलब आप अब इसमें अगर हम क्लाइंट की बात करें कि हमें स्टार्टअप पे कैसा क्लाइंट लगेगा, अब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक आप वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेंगे आप ब्रांड को मीट नहीं कर सकते। इसी तरह ऑब्जर्वेशन ये है कि कौन सी कंपनियां क्या कर रही हैं, कौन सा बिजनेस कर रही हैं, उनको ऑब्जर्व करके आप एक अपना मार्केट में स्टार्टअप लेके चलते हैं। इसी तरह एनालिसिस, मतलब जब आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करते हैं तो आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और यूट्यूब, गूगल, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल करती हैं। अब एक सादी सी मतलब क्वेश्चन है, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मींस बिजनेस आर स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। मतलब हमें जो डेफिनेशन पता चली इससे रिजल्ट ये निकल रहा है कि मसरूफियत का नाम कारोबार है। मतलब कंसिस्टेंटली आपको एंगेज होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, फिर इसको बिजनेस कहते हैं। इकोनॉमिक सेंस में बिजनेस क्या है? इन इकोनॉमिक सेंस बिजनेस मींस एक्टिविटीज ऑफ पीपल विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। मतलब माशी लिहाज से है कि लोगों की एक ऐसी सरगर्मी जो कि मुंसलिक है पैसे की पैदावार से। अब रिसेंटली अगर हम चले जाएं तो कोविड आया तो फैक्ट्रीज क्लोज हो गई, इकोनॉमिकली बिजनेस क्लोज हो गया, काफी मतलब लॉसेज हुए, फिर दोबारा हालात बेहतर हुए तो फिर माशी सरगर्मियां शुरू होगी। तो बिजनेस के थ्रू हम क्या करते हैं? अर्न करते हैं। अब इसमें बिजनेस की फर्दर डेफिनेशन में आए तो इधर इंटरनेशनल बिजनेस है जो हम शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले एक प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी पड़ती है और उसका नॉलेज लेना पड़ता है। जब प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट सिलेक्शन में नॉर्मली हमें उस प्रोडक्ट को चूज करना चाहिए जिसकी प्रोडक्शन आसान हो। अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट को चूज करते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट है, अगर आपके पास शॉर्ट रिसोर्सेज हैं, जिसकी आप मशीनरी नहीं परचेज कर सकते, तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा अपने बिजनेस को फ्लोरिश करना। उसके बाद उस प्रोडक्ट का नॉलेज, मतलब इसके मटेरियल्स किधर से मिलेंगे आपको, इसकी प्रोडक्शन कैसी होगी, इसके लिए स्किलफुल लेबर कैसे मिलेगी, किधर से मिलेगी, और इस प्रोडक्ट की मार्केट कौन सी है। इसके बाद आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। जब कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ आप जाएंगे तो आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होंगे। इसके बाद आप कंपनी नेम की तरफ जाएंगे। कंपनी नेम कैसा होना चाहिए? कंपनी नेम आपके बिजनेस से रेलिवेंट हो, ठीक है। उसके बाद आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नेशनल टैक्स नंबर, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेंगे, अपनी कंपनी की स्टैंप डेवलप करवाएंगे, एक फॉरेन बिजनेस अकाउंट ओपन करवाएंगे जो कि करंट होगा। इसी तरह आप सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें आपके पास 2 क्लासेस अवेलेबल हैं, एसोसिएट और कॉर्पोरेट क्लास। इसी तरह फिर आप अपनी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट डिजाइन करवाएंगे। जी, नेम जो रिजर्व करवाना होगा आपने, उसके लिए फीमेल्स के लिए अराउंड अबाउट मेरे यहाँ से 100,000 रुपीज फीस है नेम रिजर्वेशन की, और मेल्स अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहा है तो उसके लिए 1500 चार्जेस हैं। और ये जब आप नेम रिजर्वेशन करवा लेंगे तो आपके पास 1 मंथ का टाइम होगा, उस 1 मंथ के अंदर अंदर आपने अपना तमाम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर मुकम्मल करना होगा। नेक्स्ट, फिर इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स की ओरिजिनल पिक्चर्स का होना जरूरी है, प्रोडक्ट वीडियोस का होना जरूरी है। वीडियोस अराउंड अबाउट आपकी
10 सेकंड्स की हो, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो ना हो, ठीक है। उन वीडियो में आपने प्रोडक्ट को फोकस करना है, मतलब आप अपना जो एनवायरनमेंट है कंपनी का वो शो ऑफ ना करें क्योंकि उस स्ट्रक्चर का नहीं होगा। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप पिक्चराइज करें, वीडियो में लेके आए, प्रोडक्ट की कोटेशन डेवलप करेंगे आप। उसके बाद आप अपनी कंपनी की कैटलॉग डेवलप करेंगे, ब्रोशर डिजाइन करेंगे, प्रोडक्ट प्रोफाइल डिजाइन करेंगे, कंपनी स्टोरी। ये वो चीजें हैं जो कि आप इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए होमवर्क अपना कंप्लीट करना। इसके बाद आप अपनी बिजनेस फाउंडेशन रखेंगे। बिजनेस फाउंडेशन रखने के लिए, बुनियाद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी कंपनी का एक ब्रोशर डिजाइन करना पड़ेगा, कंपनी का लोगो डिजाइन करना पड़ेगा, बिजनेस कार्ड बनाना पड़ेगा, प्राइस लिस्ट डेवलप करनी पड़ेगी। अब जो आप अपना ब्रोशर डेवलप करेंगे, जो आपकी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डेवलप होती है, वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या है? वो आपकी कंपनी का बिहेवियर है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी कंपनी की जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है वो आप किस चीज का सिंबल है, और आपकी कोर वैल्यू क्या है। उसके अलावा जो चीजें आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज डेवलप करती हैं, उसमें एम्प्लॉइज आ जाते हैं, सप्लायर्स आ जाते हैं, बैंक आ जाता है, कस्टमर आ जाता है। ये सारे आपकी कंपनी का एक पॉजिटिव इमेज और कॉर्पोरेट इमेज डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, योर कंपनी लोगो। अब इस लोगो से मेजॉरिटी में आप लोगों को एक फ्रूट का कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा। आप इसको देखते साथ ही एक टैबलेट, एक मोबाइल की तरफ आपका विजन जा रहा है। तो लोगो ऐसा हो जो सिंपल हो, ठीक है। इन लोगों से आपको एक गाड़ी का इमेज डेवलप हो रहा है कि एक गाड़ी है। अब लोगो कैसा होना चाहिए? लोगो आपका सिंपल हो, यूनिक हो। यूनिक मींस के नया, मिलता जुलता ना हो किसी से। ग्रैब अटेंशन, मतलब आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो किसी तरफ, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। नॉट टू ऑब्वियस, मतलब इबहाम ना बन रहा हो। कुछ लोग कह रहे हैं ये एस है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सांप है, कुछ लोग कह रहे हैं ये थ्रेड है। मतलब ऐसा लोगो कि जो सभी को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे हम जनरली देखते हैं कि एवरी ह्यूमन इंडिविजुअल इज हैविंग अ डिफरेंट मेंटल फिल्टर, मतलब हर बंदे का किसी चीज को सुनने के बाद एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है कि वो उसको अज्यूम करता है। तो हमने चीज ऐसी डिजाइन करनी है कि सभी लोग उसको एक ही रिजल्ट पे कंसिडर कर रहे हो। इसके बाद क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज। जैसे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के हिसाब से कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। तो हमारा जो लोगो है वो पॉजिटिव इमेज डेवलप कर रहा हो, ना कि वो नेगेटिव इमेज डेवलप कर रहा हो। अगर आपका लोगो नेगेटिव इमेज डेवलप करेगा तो हो सकता है कि कुछ बायर उस नेगेटिव इमेज की वजह से ही आपकी प्रोडक्ट को परचेज ना करें। इसी तरह रेलिवेंट टू योर बिजनेस और रेलिवेंट टू योर कंपनी हो, या वो आपके बिजनेस से रेलिवेंट हो या कि आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट वैल्यूज हैं उससे रेलिवेंट हो। जैसे अब आप एप्पल को डिस्कस करें तो एप्पल बिजनेस से रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन जो उसकी वैल्यूज हैं, मतलब एप्पल के बारे में आपने एक मकूला सुना होगा, 1 एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, कि एप्पल अगर आप यूज करते हैं तो आप हार्ट अटैक से महफूज हैं, आप डॉक्टर से महफूज हैं। तो इसी तरह वो जो उन्होंने एप्पल का एक लोगो रखा है, उस एप्पल के लोगो के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं ये नुकसानदेह नहीं है, ये मुफीद है। नेक्स्ट आगे आपका बिजनेस कार्ड आ जाएगा, जिसमें आप अपना नेम, अपना डेजिग्नेशन, आपकी कंपनी का लोगो होगा, आपकी कंपनी का नेम होगा, उसके बाद आपकी कंपनी का एड्रेस होगा, वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। इसी तरह जो आपकी कंपनी के सोशल आजकल जो चल रहे हैं, फेसबुक के लोगो हो सकते हैं जिसके नीचे आप अपना यूजर नेम लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम का लोगो हो सकता है उसके नीचे आप अपना यूजर नेम लिख सकते हैं। मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आप अपने इस कार्ड पे आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से इसके में मजीद एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट भी आ जाता है आपका कंपनी का ब्रोशर। तो जब कंपनी ब्रोशर की हम बात करें तो इसमें आ जाता है योर कंपनी ब्रोशर इज द ग्रेट सेल टूल। मतलब ये जो ब्रोशर है ये इसकी बेस पे आपकी प्रोडक्ट की सेल हो रही है। जैसे आप किसी भी एक रिप्यूटेड कंपनी में चले जाएं तो आप कुछ बाय सेल करना चाहें तो कोई ना कोई वो आपको ब्रोशर दिखाएंगे जिसको फॉलो करते हुए आप कुछ अपना बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो योर ब्रोशर में क्या हो, योर कंपनी आइडेंटिटी। जब आप ब्रोशर को देखते हैं उसमें आपकी कंपनी की पहचान हो रही होती है कि कंपनी क्या है। योर प्रोडक्ट प्रोसेस, आप अपने ब्रोशर में अपनी प्रोडक्ट का प्रोसेस बता रहे होते हैं कि आप कैसे प्रोड्यूस करते हैं चीजों को। योर कंपनी स्ट्रेटजी, आपकी कंपनी की पॉलिसीज क्या है कस्टमर्स के लिए। योर कंपनी स्टेटस, आप इस वक्त अपनी मार्केट में किस स्टेटस पे हैं, मतलब आपकी कंपनी क्या ग्रो कर रही है, क्या स्टेटस है। इसी तरह
योर कस्टमर बेनिफिट, अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय करता है तो उसको क्या फायदा आपकी प्रोडक्ट बाय करने का। इसी तरह योर प्रोडक्ट्स, आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो आप अपने ब्रोशर में मेंशन कर रहे होंगे। योर सर्विसेज, आप आफ्टर सेल सर्विसेज क्या दे रहे हैं, आप क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आप सब इसमें मेंशन करेंगे। एंड एक्सप्लेनिंग इन क्लियर टर्म्स, मतलब टोटली जो हमने ऊपर कंटेंट डिस्कस किए हैं आपने इनको क्लियर टर्म में डिस्क्राइब करना है ताकि जो रीडर है उसके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। नेक्स्ट, ब्रोशर फ्रंट पेज क्या होगा। अब अगर जैसे एक स्पोर्ट्सवेयर कंपनी है तो फ्रंट पेज पे वो अपनी कंपनी का नाम लगाएंगे ब्रोशर में, उसकी कंपनी का लोगो होगा, उसकी कंपनी की मेन प्रोडक्ट्स फ्रंट पे आ रही होंगी। उसके बाद यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्जिकल की प्रोडक्ट है वो सर्जरी के लिए यूज की जाती है तो वो अपना यूएसपी क्या लिख रहे हैं, इजी सर्जरी। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या लिखा उन्होंने, इजी सर्जरी, मींस के वो कह रहे हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट यूज करें और सर्जरी आसान हो जाएगी। इसी तरह एक फॉर एग्जांपल एक बंदा ग्लव्स का काम शुरू कर रहा है और वो कह रहा है अपनी कंपनी का नाम रख रहा है हेल्पिंग हैंड इंडस्ट्री, मतलब यूनिक कर रहे हैं, वो अपनी नेम को भी अटैच कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट से, अपने प्रोडक्ट के फंक्शन से। हेल्पिंग हैंड इंडस्ट्री मींस कि आप हमारे ग्लव्स खरीद रहे हैं और ये आपके हेल्पिंग हैंड्स बन जाएंगे। एक गोलकीपर के लिए वही ग्लव्स उसके हेल्पिंग हैंड है। उसके बाद सर्टिफिकेशन लोगो आप अपने ब्रोशर के फ्रंट पे लगाएंगे। सर्टिफिकेशन ब्रोशर लोगो मींस अब अगर एक स्टार्टअप बंदा है उसके पास तो बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशंस नहीं होगी तो वो चैम्बर का मेंबर है, वो चैम्बर का लोगो लगा सकता है अपने स्टार्टअप पे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर है वो लगा सकता है। फ्यूचर में अगर वो आईएसओ सर्टिफिकेशन हायर करता है, मजीद कोई फीफा सर्टिफिकेट, डिफरेंट कैटेगरीज के जो सर्टिफिकेट्स अगर वो लेता है तो वो अपने फ्रंट पे लगा सकता है, जिससे उसका एक इमेज जो है एक रिप्यूटेड हो जाएगा, मजीद बेहतर हो जाएगा। इनसाइड क्या होगा ब्रोशर के, आप अपने ब्रोशर के इनसाइड में बेनिफिट्स बताएंगे बायर के लिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। थिंक अबाउट हिज हर नीड, जब आप उसको डिजाइन करेंगे तो ब्रोशर को डिजाइन करते हुए आपने पूरी मार्केट की नीड्स को सामने रखना है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें बायर की नीड्स क्या होती हैं। क्रिएट रीडर इंटरेस्ट, उसमें आपने उसको ऐसे डेवलप करना है कि रीडर के लिए वो एक बोरिंग हिस्ट्री बुक ना हो। गिव कंसाइज एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, आपने मुख्तसर और मुतल्लका मालूमात अपने ब्रोशर में ऐड करनी है अपने बिजनेस के मुताबिक। बैक पेज पे क्या होगा, कंपनी नेम आ जाएगा, कंपनी लोगो आ जाएगा, योर कंपनी एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अगर एक बंदा लोकल बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्टअप कर सकता है, इंटरनेशनल करना चाहता है तो क्या उसे क्या डिफरेंस है। अब ये जो डिफरेंस है, अगर एक नया बिजनेस करने वाला बंदा एक्सपोर्ट जो करना चाह रहा है, अगर वो इस डिफरेंस को फुलफिल कर ले तो वो एक्सपोर्टर बन सकता है। कैसे, वो हम देखते हैं। अब सबसे पहला जो डिफरेंस है, लोकल बिजनेस में हमें लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, मतलब हम कोई भी बिजनेस करना चाहें सेम एज इट इज, पाकिस्तान में मेजॉरिटी उर्दू पंजाबी बोली जा रही है, हम उसमें बिजनेस कर सकते हैं। जबकि हम इंटरनेशनल बिजनेस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट लैंग्वेजेस आ जाती हैं जो हमारे लिए एक हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होने देती कि हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो इसमें अगर डिफरेंस लैंग्वेज के देखें तो हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज एक ऑप्शन मिलती है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अगर आप उसको काफी हद तक सीख जाएं तो आप अपने बिजनेस का ये जो डिफरेंस है लैंग्वेज वाला कवर अप कर सकते हैं। अब एक जो कंपनी बिजनेस करती है वो क्या करती है, वो इन लैंग्वेजेस का अगर उसके पास पर्सनली नहीं एक स्किल है तो वो बंदा हायर कर लेगी, वो एक पर्सन हायर कर लेगी जो इस कम्युनिकेशन गैप को कवर कर लेगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो इंटरनेशनली ट्रेड फेयर में जा रही है और वो स्टॉल लगा रही है और उसको कम्युनिकेशन का इशू आ रहा है तो उसमें ट्रांसलेटर हायर कर लेंगे कुछ पे करके और वो अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे। और जो नया बंदा स्टार्टअप कर रहा है उसके पास तो इतना फाइनेंस नहीं है, उनको इन चीजों को एज अ सिंगल पर्सन, उसके लिए फॉर्मूला ये है कि एज अ सिंगल पर्सन यू हैव टू एक्ट लाइक अ कंपनी। आपको खुद ही इतनी हम महारतें सीखनी है कि आप एक कंपनी का एक जो है ना शो ऑफ कर सके कि आप एक सिस्टम है। इसके बाद लोकल करेंसी, पाक रुपीस, कैलकुलेशन आसान है, आप इजीली हिसाब किताब कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। इंटरनेशनली डिफरेंट कस्टमर है, कोई कस्टमर डॉलर में डिमांड कर रहा है, कोई यूरो में डिमांड कर रहा है, कोई पाउंड्स में डिमांड कर रहा है, तो आपको इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट चल रहा है उसको भी सीखना पड़ता है। उसको सीखने के लिए आपके पास forex.com.pk वेबसाइट है, ब्लूमबर्ग है, आजकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पेज पे चले जाएं तो डेली बेसिस पे उधर भी एक्सचेंज रेट की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह लोकल में सेम टाइम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द सिटी कंट्री आपका टाइम सेम है, आप 9 से 5 कॉल वगैरह करके बातचीत कर सकते हैं। जबकि इंटरनेशनली टाइम डिफरेंस है, हर मुल्क का टाइम डिफरेंस आ रहा है, आपको टाइम
फॉलो करना पड़ता है, किस टाइम उसको ईमेल करनी है, किस टाइम उसको कांटेक्ट करना है। इसके बाद लोकल में डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान है। लोकल में मतलब आप सिंपली अपनी ही लैंग्वेज में नोटपैड पे बिल बना लेते हैं, चीजें डेवलप कर लेते हैं, या कुछ चीजों में तो आप जस्ट कम्युनिकेशन से ही डॉक्यूमेंटेशन वाला जो फॉर्मेट है पूरा कर लेते हैं। जबकि इंटरनेशनली आपको डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना पड़ता है। जब तक आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं करेंगे, चीजें मूव नहीं कर सकती, ना रिलीज हो सकती हैं, ना एक्सपोर्ट हो सकती हैं। इसी तरह इजी मार्केटिंग, लोकल में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप एक दुकान अगर शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, आपने कोई बैनर लगा लिया, किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया, कुछ लाइट्स लगा ली, कुछ कोई भी इनॉग्रेशन की और आपने बिजनेस स्टार्टअप कर लिया। जबकि इंटरनेशनली जब आप बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग डिफिकल्ट है। मतलब आपको वेबसाइट डेवलप करनी पड़ रही है, सोशल अकाउंट्स डेवलप करना पड़ रहे हैं, डिफरेंट वे अडॉप्ट करना पड़ रहे हैं। जब तक आप ये डिफरेंस मुकम्मल नहीं करते, आप इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर सकते। इजी ट्रैवलिंग, अब लोकल आपका कोई पासपोर्ट वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते। इंटरनेशनली ट्रैवलिंग के लिए डिफिकल्ट ट्रैवलिंग है, आपको वीजा पासपोर्ट की जरूरत है। और जो अच्छे कंट्रीज हैं, यूएसए है, यूके है, जर्मनी है, उधर रिक्वायरमेंट भी उनकी टफ है ट्रैवल करने के लिए। मतलब ये जो गैप, जब आप इन गैप्स को कवर करने के काबिल होते जाएंगे तो तब आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर इन्हीं डिफरेंसेस को हम एक बड़ी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना शुरू कर दें तो उसने अपने ये सारे गैप कवर कर लिए हुए हैं। जब उसने जीरो से शुरू किया था तो तब वो भी एक लोकल बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट भी खड़े थे। उनको भी लैंग्वेज इशू था, करेंसी इशू था, टाइम इशू था, मार्केटिंग इशू था, डॉक्यूमेंटेशन इशू था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपने ये सारे गैप कवर करते गए। तो इट्स मीन के जो स्टार्टअप वाले नए बंदे जो शुरू करना चाह रहे हैं उनको भी ये गैप कवर करना पड़ेंगे। जब वो ये गैप कवर कर जाएंगे तो दे विल बी अ बिजनेसमैन। उसके बाद जब लोकल बिजनेस करते हैं तो आपका जो लेवल ऑफ रिस्क है वो लो है, मतलब इतना ज्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं है। जो बायर है उस तक आपकी रसाई आसान है, आप उसको मिल सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं। जबकि इंटरनेशनली बिजनेस जब आप करते हैं तो रिस्क का लेवल जो है वो हाई है। इसी तरह जो लोकल बिजनेस में जब आप आ जाएं तो क्वालिटी का भी इतना इशू नहीं है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं, मतलब कोई इतना मैटर्स नहीं है। जब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो हाई क्वालिटी आ जाती है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करके फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब मटेरियल अवेलेबिलिटी भी काफी डिफिकल्ट है इंटरनेशनल बिजनेस में। इसके बाद फर्दर आ जाए तो लोकल में आपको बैंककारी का भी आइडिया है, चेक है या ऑनलाइन पेमेंट करवानी है। इवन अब तो एप्स बन गई हैं लोकल, आप घर बैठे भी अपनी बैंकिंग को मेंटेन कर सकते हैं। जबकि इंटरनेशनली बिजनेस करने के लिए आपको इंटरनेशनल बैंकिंग को सीखना पड़ता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, क्या तरीकाकार होगा जिससे आप अपना बिजनेस मुकम्मल करें। इसके बाद लोकल कल्चर, आपको लोकल कल्चर का भी पता है, सकाफत क्या है, लोगों के साथ कैसे किन त्यौहार को विश करना है, कैसे क्या मामला है, कैसे कम्युनिकेट करना है। जैसे रमजान आ रहा है, रमजान के हिसाब से बिजनेस का एक स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बिजनेसेस हाइप पे चले जाएंगे, कुछ डाउन हो जाएंगे, ठीक है। 14 अगस्त आएगी, कुछ बिजनेस होंगे, मतलब 12 मंथ में कुछ कल्चर वाइज भी लोकल बिजनेस चल रहे हैं। इसी तरह इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो उसमें भी जैसे क्रिकेट के बिजनेस की बात करें तो क्रिकेट में ये है कि जब सीजन होगा तो सीजन से पहले बाइंग होगी। तो आपको अगर आप क्रिकेट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता ही नहीं कि किस कंट्री में कब सीजन है, क्रिकेट प्रोडक्ट मतलब सेल होंगी। जैसे यूके है तो यूके में अप्रैल में क्रिकेट का सीजन शुरू होता है, और आपको इसका मतलब है कि अप्रैल से पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। अगर आप आफ्टर अप्रैल वर्किंग शुरू करते हैं तो इट्स मीन आपको बड़ा ऑर्डर नहीं मिलने वाला। आपका जो वे ऑफ बिजनेस था, आपको उसके कल्चर का, उसके ट्रेंड्स का नहीं पता, तो आपको वो भी सीखना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं लॉज, कवानीन। लोकल कवानीन का आपको पता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है आपने उसको कैसे हैंडल करना है। इंटरनेशनली क्या लॉज हैं, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है आपने चैम्बर के फोरम पे आना है, उस पर एक आर्बिट्रेशन सेल है, उसमें आप कंप्लेन करेंगे या आप एम्बेसी को लिखेंगे, कैसे आप उस अपने गैप को कवर करेंगे, आपको इन चीजों को सीखना है। इसके बाद लोकल में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है, कोरियर करते हैं आप, कोई ट्रक लेके जा रहा है, बस लेके जा रहा है, सब किराया क्या होगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। इंटरनेशनली आपको इन तमाम मोड्स को भी सीखना है। इंटरनेशनल में बायर, बाय सी, बाय कोरियर, इनकी कैलकुलेशन क्या है, इनको कैसे भेजा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। लोकली तो आप माल डिस्पैच करेंगे, वो आप जस्ट आपसे नाम पूछेंगे, पार्सल लेंगे, प्रोडक्ट क्या है, फोन नंबर लेंगे, प्रोडक्ट आपकी चले जाएगी दूसरे सिटीज में। जबकि इंटरनेशनली करने की इस प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए आपको काफी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। लोकल बिजनेस ट्रेंड सीजन आपको पता है, इंटरनेशनली आपको सीखना पड़ता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट यू आर सेलिंग एंड हु इज योर बायर।
जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेंगे ना, अब इसको लिस्ट करने का आसान तरीकाकार ये है कि जो एक नया बंदा बिजनेस शुरू कर रहा है ना, अगर वो सर्जिकल का कर रहा है, स्पोर्ट्स वेयर का कर रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का कर रहा है, किसी भी चीज का कर रहा है, वो जो सियालकोट की मेजर कंपनीज है उनकी वेबसाइट खोलें तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट्स क्या सेल कर रही हैं। जब तक आपको अपनी प्रोडक्ट्स का नहीं पता चलेगा कि आप जिस प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। अब होता ही है कि हम जब मार्केटिंग करते हैं ना, तो हम 2-3 चीजें लिख के ना तो एडवर्टाइज कर देते हैं, ईमेल सेंड कर देते हैं कि वी आर सेलर ऑफ ट्रैक सूट, सब्लिमेशन शर्ट्स, ये वो, जबकि उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। आपको आपकी तमाम प्रोडक्ट्स का पता होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप क्या क्या बेच सकते हैं। जैसे अगर एक स्पोर्ट्स वेयर बेचने वाला बंदा है तो वो ट्रैक सूट भी बेच सकता है, हुडीज भी बेच रहा है, स्पोर्ट्स शर्ट्स भी बेच रहा है। अब इसके बाद बायर्स, जो आप बेच रहे हैं उसका बायर कौन है। अगर मैक्सिमम बड़े बायर की बात की जाए तो एक इंटरनेशनल ब्रांड आपकी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा बायर होता है। तो इसमें फिर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे कौन सा कस्टमर, किस कस्टमर को मैं विन कर सकता हूं। अब इसके बाद लोकल ब्रांड्स भी हो सकते हैं, मतलब यूके में आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ लोकल यूके का, एक तो इंटरनेशनल ब्रांड है ना, एडिडास है, नाइकी है। जैसे आप सियालकोट में देखने तो फ्रैंकोज एक सियालकोट का ही ब्रांड है, इट्स नॉट एन नेशनल ब्रांड। तो आपको ब्रांड, आप इट्स मीन के जब आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपकी जो आगे एफर्ट है ना वो आसान हो जाएगी। अब हम नहीं सोच रहे थे, हम ब्रांड्स को और मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक आप वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेंगे आपको ब्रांड नहीं लग सकता। लोकल ब्रांड्स हैं, इसके बाद कुछ कंपनीज हैं, होलसेलर हैं, ठीक है, सप्लायर्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स शॉप्स हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट, कोरियर कंपनीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और यूजर। अब ये जो मैंने डिजाइन किया ये अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स वेयर बिजनेस है। मींस के अगर एक बंदा स्पोर्ट्स वेयर बेच रहा है तो उसका बायर कौन कौन हो सकता है, कौन उसको खरीदेगा। एक इंटरनेशनल ब्रांड उसको खरीद सकता है, लोकल ब्रांड भी उसको खरीद सकता है, कंपनीज भी खरीद सकती हैं, होलसेलर सप्लायर भी खरीद सकता है। अब एक कुछ लोग हैं, अगर आप मार्केट में जाएं तो वो सिर्फ क्लब्स का बिजनेस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वेयर में क्लब का बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। उसने फोकस किया हुआ पूरी दुनिया में कि वो स्पोर्ट्स के क्लब जितने भी हैं, चाहे वो फुटबॉल के हैं, चाहे हॉकी के हैं, चाहे मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, तो वो क्लब्स के साथ बिजनेस कर रहा है। उसमें क्या है, उसमें कॉस्टमाइज आइटम्स हैं, मतलब हर क्लब डिफरेंट लोगो, डिफरेंट लीग्स, और उसकी प्रोडक्ट प्राइस बहुत अच्छी मिल जाती है, बजाय इसके कि आप शॉप्स को बेचने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसी तरह अगर सर्जिकल बिजनेस में आ जाए तो उसका बायर आपका हॉस्पिटल भी हो सकता है, डेंटल क्लिनिक भी हो सकता है। मतलब आपने जब इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके लिए सर्चिंग आसान हो जाएगी, आपको कस्टमर तक रीच करना आसान हो जाएगा। तो इन दैट इसका फिर एक यूजर होता है। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट की प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो उसका यूजर एक प्लेयर हो सकता है, लेकिन वो कितने यूजर्स को आप बेच सकते हैं, वो तो डिटेल पे आने वाली बात हो जाएगी कि आपने एक पैड, ग्लव्स, बैट और एक किट बेच दी, उसमें आपको $100 $200 बच गया, तो इट्स नॉट इनफ कि आप इस पे सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसी तरह सर्चिंग ब्राउजिंग आ जाती है हमारे पास, जिसमें हम गूगल के थ्रू सर्च करते हैं, यूरो पेजेस, येलो पेजेस, व्हाइट पेजेस, ठीक है। बेशुमार डायरेक्टरीज हैं जिन पे आप सर्च करके कस्टमर तक रीच करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो सारे फोरम है जो आपको कस्टमर के साथ एक नेटवर्क डेवलप करने में हेल्प करते हैं। कस्टमर सर्चिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारी वही चीजें आ गई। इसके बाद जो स्टार्टअप पे आप जो एक बंदा शुरू इनिशियल लेवल पे करता है वो ईमेलिंग आ जाती है कि आप एक ईमेल से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अब ईमेल लिखना एक मुश्किल मरहला आ जाता है हर बंदे के लिए कि क्या लिखा जाए, ठीक है। तो इसमें यह कि जो ईमेल को अगर देखें हम तो यू हैव 60 सेकेंड्स टू ड्रॉ समवन्स अटेंशन एंड टू मोटिवेट हिम। जब आप एक ईमेल करते हैं तो उसमें जो 60 सेकेंड है, 1 मिनट है, उस बेस पे कस्टमर यहाँ इंटरेस्ट डेवलप कर जाता है, यहाँ वो आपकी ईमेल को डिलीट कर देगा अगर वो रीड कर रहा है। तो आपने ईमेल को कैसे जनरेट करना है, स्टार्ट विद मेन मैसेज। आप अपने मेन मकसद पे आए जिसकी बेस पे आप ईमेल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल के थ्रू एक कस्टमर सर्च किया और आप उसको अब स्टार्टअप पे लिख रहे हैं कि वी हैव गेट योर नेम फ्रॉम गूगल, हमने आपकी वेबसाइट विजिट की है, उस पे ये प्रोडक्ट्स हैं और हम आपको ये बेच सकते हैं, ठीक है। इस पे अब एक और आइडिया भी आ जाता है। आप स्पोर्ट्स वेयर का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो कंपनी सर्च की है वो फुटबॉल बस लगे हुए हैं, उस पे स्पोर्ट्स वेयर नहीं लगा हुआ, तो आप उसको स्पोर्ट्स वेयर की मार्केटिंग कर सकते हैं।
मतलब वो भी उसी से रेलिवेंट प्रोडक्ट है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये होगी कि फुटबॉल तो किसी ना किसी से वो बाय कर रहा होगा और फुटबॉल में उसकी काफी अच्छी ग्रिप होगी, उसमें आपके साथ उसके कम्युनिकेशन करना काफी टफ हो सकता है। जबकि अगर आप उसको स्पोर्ट्सवेयर पे कन्विंस करना चाहते हैं, अगर आप उस पर अच्छी कमांड रखते हैं, तो हो सकता है कि आप उस पर विन कर जाएं और आप उसे बोलें कि आप अपनी वेबसाइट पे स्पोर्ट्सवेयर भी ऐड करो, ये भी आपसे रेलिवेंट प्रोडक्ट है। या आप उसमें गोलकीपर ग्लव्स की मार्केटिंग की तरफ उसके लेके आए, ठीक है। मतलब डिफरेंट माइंडसेट हो सकते हैं जिनके थ्रू आप कस्टमर विन कर सकते हैं। इसके बाद नो लॉन्ग इंट्रोडक्शन, आपकी ईमेल में बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आप अपना स्टार्टअप पे इंट्रोडक्शन नहीं लिख देंगे। इसके बाद डिफरेंट ईमेल्स विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप करेंगे। मतलब आप ये नहीं कि एक ईमेल लिखी हुई यार वो आप पूरी दुनिया को ही भेज रहे हैं, तो मुख्तलिफ ईमेल्स लिखें और उनके सब्जेक्ट भी डिफरेंट हो। अब सब्जेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट कन्वर्सेशनल होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्सवेयर, ये बेहतर नहीं है। आप लिखते हैं स्पोर्ट्सवेयर नीडेड, स्पोर्ट्सवेयर नीडेड। अब जब नीडेड का वर्ड लिख रहे हैं वो कस्टमर ये समझ रहा है शायद इसे चाहिए, जबकि आप उसे पूछ रहे हैं कि ठीक है, ये टैक्टिक्स हो गया। इसी तरह वांटेड, कुछ ऐसे अल्फाज आप लिखें जो कि उस कस्टमर को इस पे मजबूर करें कि वो आपकी ईमेल को ओपन करे और रीड करे, और ईमेल ऐसी लिखी होगा जिसे जो अच्छा रिस्पॉन्स आने के चांसेस हो। टेल व्हाई यू आर अप्रोचिंग, उस ईमेल में आप लिखें कि आप उसको अप्रोच करने का पर्पस क्या है, क्यों अप्रोच कर रहे हैं, क्या बेचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। प्रिसाइज इंफॉर्मेशन और पॉजिटिव आर्गुमेंट्स, मतलब आपकी जो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मींस के मुख्तसर मालूमात दें, कन्वर्सेशनल टोन हो, इतनी लंबी चौड़ी नहीं, कुछ बकाया के लिए भी रख लें। उसके बाद पॉजिटिव आर्गुमेंट्स हो, दलाइल जो है। इसके बाद आपके पास इफेक्टिव बिजनेस लेटर क्या क्या, मतलब 4 किस्म इधर मैंने एक डिजाइन की है कि एक आप जर्नल लेटर लिख सकते हैं, एक ऐसी ईमेल डिजाइन कर लें जिसमें आप अपने बिजनेस का एक जर्नल ओवरव्यू दे रहे हैं। एक में यह कि आपने पहली ईमेल की रिस्पॉन्स नहीं आया, आप दूसरी ईमेल कर सकते हैं ऑफर लेटर, कोई ऑफर डिजाइन करके उसको भेजें। इसी तरह कोई डिस्काउंट डिजाइन करके उसको भेजें, या स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट पे बात कर लें। नेक्स्ट आगे आ गया हाउ वी कैन प्रमोट आवर इंटरनेशनल बिजनेस रैपिडली। ये तो एक रवायती तरीकाकार हो गए जो कि हर बंदा कर रहा है। अब एक बंदा जो है ना स्पीड अप बिल्ड करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि मैं मंथली 1 माह 2 माह में ही कुछ अपनी इनकम जनरेट करना शुरू कर दूं, तो उसके पास ऑप्शन है वो अमेजन अकाउंट ले ले, प्राइवेट लेबर या सप्लायर या जो भी एक अमेजोन पे बिजनेस शुरू। अब इसमें 15 to 20 लाख इन्वेस्टमेंट अगर उसके पास होगी तो वो इस सेगमेंट को अडॉप्ट कर सकता है। इसी तरह अलीबाबा अकाउंट ले ले, इसमें भी उसको पे करना पड़ेगा, जबकि जो हमने पीछे सेगमेंट पढ़ा है कंपनी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, वो ऑलमोस्ट 50,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, अगर उस पर आप स्पॉन्सर्ड कुछ ऐड लगाना चाहते हैं तो वो आप अर्निंग के बाद स्टार्टअप कर सकते हैं। इसी तरह ईबे अकाउंट है, ये फ्री है लेकिन इसके लिए पेपाल अकाउंट आपको अटैच करना पड़ेगा। बिजनेस टूर अगर आप करते हैं, पर्सनल बिजनेस टूर अरेंज, तो वो आपको रैपिडली आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस है, ट्रेड फेयर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं। उसी तरह फॉरेन बिजनेस कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, अगर आप किसी कंट्री में अपना स्टोर डेवलप कर लें, मतलब उधर से सेलिंग, डिटेल सेलिंग शुरू कर दें, तो ये भी अब कॉस्टली होगा। कोई शोरूम, कोई मतलब ऐसा सेगमेंट, या कोई एड्स चलानी शुरू कर दें फॉरेन मीडिया में, ठीक है, जिसके थ्रू आपको बिजनेस आना शुरू हो जाए। तो ये जो सब कुछ है, ऑल दीज आर वेरी कॉस्टली एंड डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर। जो बिजनेस को मतलब अंडरस्टैंड कर जाता है वो तो कर सकता है, लेकिन नए बंदे को इन चीजों को अडॉप्ट करना कॉस्टली और डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट आगे आ गया नॉलेज रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या नॉलेज होना चाहिए एक पर्सन के पास। सबसे पहले आपको इंक्वायरी रिप्लाई करना आना चाहिए। कि आप एक बंदा हायर करते हैं, ऐड देते हैं कि हमें एक पर्सन चाहिए को कम्युनिकेट, इंपोर्ट हमारे बिजनेस की कम्युनिकेशन करे, तो जिसको आप बैठा देते हैं वो कम्युनिकेशन फिर कर सकता है, उसे ईमेल्स का जवाब दे सकता है। तो इंक्वायरी कर रहा है आपका कस्टमर और आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसमें जो अज्यूम करते हैं कि इंक्वायरी का रिजल्ट क्या होना चाहिए। इंक्वायरी का रिजल्ट 2 चीजें होनी चाहिए, या ट्रांजैक्शन हो जाए, मतलब आपने कस्टमर विन कर लिया और उसने कुछ ऑर्डर दे दिया, या इन द एंड एक गुडविल डेवलप होनी चाहिए। आपने कस्टमर से निगोशिएशन की और उस निगोशिएशन के बाद कस्टमर आपसे कह रहा है कि जी ये मैं एग्री हूं, कुछ ये भेज दें, उसने कुछ सैम्पलिंग की, ट्रांजैक्शन हो गई। या सेकेंडली उसने कहा आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद योर कम्युनिकेशन, आई हैव सीन योर वेबसाइट, प्रोडक्ट्स, पिक्चर, ये वो, और वो कह रहा है आई विल ऑर्डर यू इन फ्यूचर, मतलब अभी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है लेकिन मैं फ्यूचर में तुमसे ऑर्डर करूंगा। मतलब इंक्वायरी रिप्लाई में 2 रिजल्ट प्रोड्यूस हुए, या ट्रांजैक्शन या एक गुडविल। इसके बाद जब आप इंक्वायरी रिप्लाई कर रहे होते हैं कस्टमर से, तो बिजनेस डील को
कंफर्म करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होंगे, फाइनलाइज होंगे, तो आपकी डील मैच्योर होगी, जिसमें कंफर्मेशन ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आ जाता है। जब तक वो फाइनल नहीं होगी आपकी डील मैच्योर नहीं हो सकती। इसी तरह उसका मॉडल, कलर, साइज, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीजें जब तक फाइनलाइज नहीं होंगी, कस्टमर इस पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो आपकी वो डील मैच्योर नहीं होगी। इसके बाद आगे एक सेगमेंट आ जाता है सैंपलिंग, इनको टर्म्स, शिपमेंट कैलकुलेशन, पेमेंट टर्म्स, ऑर्डर, इसके बाद परफॉर्मा इनवॉइस, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर सैंपलिंग, मतलब एक कस्टमर से आपकी निगोशिएशन हुई, निगोशिएशन होने के बाद कस्टमर विलिंग हो गया आपसे सैंपल लेने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं। कस्टमर कह रहा है कि मैं जो है ना 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल लेना चाह रहा हूं, मैं कुछ भी पे नहीं करना चाह रहा। एक ऑप्शन तो ये होगी, ठीक है। अब ये आपकी बिजनेस पॉलिसी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल भेजते हैं कि नहीं, आप उसको ईमेल कर सकते हैं, इट्स अगेंस्ट आवर बिजनेस पॉलिसी, वी आर नॉट सेलिंग सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर द फ्रेट कॉस्ट या सैंपल कॉस्ट, ये वो। इसमें कस्टमर का रिप्लाई आ सकता है, आई हैव बीन पेड फॉर द रबिश सैंपल्स इन द पास्ट, मतलब वो कह रहा है कि मैंने तो ऑलरेडी कुछ रबिश सैंपल्स पे पे किया, आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर द सैंपल्स, कि मैं सैंपल्स के लिए अब नहीं पे करना चाह रहा, कि मेरा तजर्बा ये है कि मैंने कुछ पे किया और मुझे रबिश चीज आई और वो मेरी पेमेंट जाया होगी। तो आप उसको फिर एक ऑप्शन ये दे सकते हैं कि आप ऐसा करें कि हम आपको सैंपल्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, आप फ्रेट पे कर दें। या आप एक ऑप्शन ये दे सकते हैं कि आप ऐसा करें कि आप हमें पे करें, वी विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम योर फाइनल ऑर्डर। जब आपकी हमारे साथ अगर डील मैच्योर होती है, आप हमें $100 देते हैं, $200 देते हैं, तो हम इसको 2 टाइम्स में या 1 टाइम पे आपको ये डिडक्ट कर देंगे। अगर आप $1000 का ऑर्डर पे करें देते हैं हमें इस डील को मैच्योर होने के बाद, तो हम आपको 100% वेव ऑफ कर देंगे ये आपकी अमाउंट। और अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये कंपनी की मैंने वेबसाइट देखी है, सोशल अकाउंट्स देखे हैं और ये एक रेप्यूटेड कंपनी है और अगर ये विन हो गया मैं, तो इसमें मुझे काफी बेनिफिट हो सकता है, तो आप सैंपलिंग की तरफ जा सकते हैं। जब आप सैंपलिंग की तरफ जाते हैं तो आपको उसका एक अगर आप उससे कुछ पैसे ले रहे हैं, मतलब कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो आपको एक सैंपल परफॉर्मा इनवॉइस डिजाइन करना पड़ता है, जो आप अपने लेटर हेड पे डिजाइन करते हैं। उसमें उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक उस कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस चाहिए, उसका फोन नंबर चाहिए, उसका नाम चाहिए, जिसकी बेस पे आपने उसको डिस्पैच भी कल को करना है। उसके बाद आप अपना एक इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे, ये आप वर्ड एक्सेल में देख सकते हैं। जैसे हमने शुरू में देखा कि हो वी विल बी सक्सेसफुल, उसमें हमने एक यूट्यूब और गूगल का वर्ड लिखा हुआ था। अगर आप सैंपल परफॉर्मा इनवॉइस का वर्ड अगर गूगल में, यूट्यूब में लिखें, तो आपको इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, सैंपल्स, टेम्पलेट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ये इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। इसी तरह फिर जब आप सैंपल बना लेंगे तो आप फिर सैंपल की पिक्चर्स बनाएंगे, बल्कि थ्रू आउट द प्रोडक्शन ऑफ सैंपल्स वो आप उसकी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को शेयर करते जाएंगे। क्योंकि ये ना, एक दफा एक स्टूडेंट था मेरा, उसने एक हुडीज के सैंपल भेजे, बल्कि छोटी सी एक ट्रायल ऑर्डर था, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरह। अब उसमें बैक साइड पे ना एक लोगो लगना था। अब उसने क्या किया, वो बिजी था, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि ऑर्डर पकड़ लिया, मेकर को दे दिया, एडवांस दे दिया और हम अपने काम में जो दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें मसरूफ हैं। जब फाइनल तैयार हो जाएगा फोन पे पूछ लिया, चलो जी मैं आके ले जाऊंगा। तो उसमें हुआ ये कि उसने जो बैक साइड पे प्रिंटिंग की ना, वो लोगो जो था ना, अकॉर्डिंग टू द हुडी साइज वो छोटा होना था, मतलब सेम साइज प्रिंटिंग नहीं थी होनी। जब उसने ऑर्डर लेने गया, तो जब उसने फाइनल वो पिक्चर्स भेजी प्रोडक्शन के बाद, तो कस्टमर ने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा ये मैंने नहीं मतलब बाय करना है, मैंने जो तुम्हें पे किया मुझे वो चाहिए और जो मेरी इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक चाहिए। तो इट्स मीन कि हमें सारी कॉस्ट को फ्यूटाइल करने के लिए, जाया करने से पहले हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है वो उसको दिखा के अप्रूवल लेते जाना चाहिए। और उसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी होगा कि एक कॉन्सेप्ट ये मिलेगा कि शायद आप एक वाकई ही मैन्युफैक्चरर है। मोस्टली तो लोग ऐसे ही है ना कि वो किसी मेकर के साथ अटैच हो रहे हैं और अपने आप को एक एक्सपोर्ट सेटअप शो कर रहे हैं कि वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। और जब आप वो उसको, जब आप कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, तो तब आप अपने आप को बहुत एक अपर लेवल पे शो कर रहे होते हैं। जबकि जब प्रैक्टिकली चलना पड़ता है तो तब आपसे वो चीजें हैंडल नहीं होती और फिर कस्टमर जो कम्युनिकेशन सारी चीजों के बाद वो कस्टमर आप लूज कर जाते हैं। तो इसमें हमने करना यह कि सैंपल्स की वीडियो और पिक्चर, और उसका एक फायदा ये होगा कि ये हमें यही पिक्चर्स, यही वीडियो दूसरे कस्टमर के लिए काम आ जाएंगे। आप उसको एक अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शो करने के लिहाज से शो कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है कि जब आप एक नया बंदा अगर वो स्टार्ट करे, तो उसको ये करना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास प्रोडक्ट नहीं होती, तो जब भी कोई ऑर्डर आए उसको साथ साथ एक एक पीस को, 2-2 पीस अपने डेवलप करते जाएं। मतलब आपने 25 पीस बनवाए, 2 पीस आप एक्स्ट्रा बनवाएं और उसके ऊपर अपना लोगो प्रिंट करवाएं। अब एक बंदा अगर स्टार्टअप से ये शुरू करे तो वो 50,000, 1 लाख इस पे लग जाएगा, तो वो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और इन दैट वो कहेगा जी मैंने 1 लाख लगाया, ये 1 लाख मेरा जाया गया। इसके बाद
आप जब आपके वो पार्सल रेडी हो जाएगा, आप वही पिक्चर अपने कस्टमर को शेयर करेंगे, वो उसको कंफर्म कर देगा, तो आप उसको फिर डिस्पैच करेंगे। इसमें अब इसका फायदा एक ये होगा कि अगर आप ये सारा प्रोसीजर बता के उसको भेजेंगे ना, तो इन द एंड कस्टमर आपकी वो चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता, रिफ्यूज नहीं कर सकता कि ये आपने क्या कर दिया, क्योंकि आपने हर चीज अप्रूव करवा के भेजी। आप कोरियर के पास चले जाएंगे, उसकी एक सैंपल इनवाइस बनाएंगे। सैंपल इनवाइस में फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी नहीं चार्ज किया, तो फिर भी आप कोई ना कोई सैंपल अमाउंट मेंशन करेंगे, $50 $100, वो आपको कोरियर कंपनी वाला भी गाइड कर देगा। इसी तरह सैंपल की आप एक अंडरटेकिंग डिजाइन करेंगे जिसमें आप मेंशन कर रहे होंगे कि हमारी ये जो पार्सल है इसमें ना ही कोई मंशियात है ना ही कोई ब्रांड है, और किसी भी स्टेज पे अगर कोई ऐसी चीज मिलती है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसी तरह फिर आपको वो कोरियर कंपनी वाला एक ट्रैकिंग नंबर दे देगा, कोरियर स्लिप दे देगा, वो ट्रैकिंग नंबर और उसका जो वेब लिंक होता है वो आप अपने बायर के साथ शेयर कर देंगे। उसके बाद फिर आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेंगे कि कस्टमर के क्या फीडबैक है जब रिटर्न होगा। बल्कि इसमें ये करें आप कि जो वो जो ट्रैकिंग है ना, ट्रैकिंग स्टेटस अपडेट हो, आप उसका ट्रैकिंग स्टेटस के साथ साथ वो जो है ना कर दे जाएं, उसको अपडेट करते जाएं। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उसने ट्रैक सूट का ऑर्डर दिया था, 25 ट्रैक सूट थे, आपने फिर वो जो 5 पीस फॉर एग्जांपल हुडी के डिजाइन करवाए हैं किसी चीज के, वो भी उसमें ऐड कर दें, वो भी उसमें उस सैंपल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ऐड करें। इसमें फ्रेट कॉस्ट भी आपको कम पड़ेगी, और दूसरा फायदा ये होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ऑर्डर हुडीज का आ जाए, क्योंकि ट्रैक सूट तो उसने बाय कर लिया, मैं एक सिंपल 25 पीस बता रहा हूं, 500 है जो भी है, और वो होगा ये कि समझ लें उसके प्रॉफिट में से ही आपने खुद से इन्वेस्ट नहीं किया। इसी तरह नेक्स्ट आगे फिर आ जाता है इनको टर्म्स, एक बहुत बुनियादी हैसियत रखती है बिजनेस में, इसके बगैर भी कोई ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो सकती। अब जब हम इसकी बात करते हैं इनको टर्म्स की, तो इसको इस तरह डिफाइन कर लें कि ये जो 11 टर्म्स हैं, 11 टर्म्स, और इसमें 4 कैटेगरीज आ जाती हैं। ई में एक कैटेगरी आ जाती है एक्स वर्क, एफ में FCA, FAS, FOB, सी में CFR, CIF, CPT, CIP, और डी में DAT, DAP और DDP। अगर इनको मजीद देखें तो ये इस तरह के ये 11 रेट हैं एक प्रोडक्ट के 11 रेट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी पहली स्लाइड पे अगर आए वापस, तो एक्स वर्क हमें शो कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, बायर उधर से चीज लेगा। तो फॉर एग्जांपल वो आपका फुटबॉल है, आपने 800 में बनाया, 200 आपने प्रॉफिट ऐड किया, आपने 1000 रुपीज में सेल कर रहे हैं, 1000 फुटबॉल है, 2000 है, जितना भी है। इसके बाद जो है आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तकसीम कर दिया डॉलर के रेट पे। सपोज डॉलर अगर 100 का, तो $10 का आपका फुटबॉल की एक्स वर्क प्राइस आ गई। कस्टमर आपको $10 पे करेगा और आपके यूनिट से फुटबॉल ले लेगा। उसके जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप देंगे, लेकिन आगे जो कॉस्ट और रिस्क होगा वो बायर बियर करेगा, वो एक्सपोर्टर बियर नहीं करेगा। जब एक्स वर्क पॉइंट से बायर प्रोडक्ट को रिसीव कर लेगा, अब उसमें रिसीव कैसे करेगा, वो एक नॉमिनेटेड एजेंट हायर करेगा, कार्गो एजेंट हायर करेगा। वो पाकिस्तान, वो अपने जो उधर उसके कंट्री में नॉमिनेट एजेंट होगा, कार्गो एजेंट, उसके थ्रू उसका एजेंट पाकिस्तान में को हायर कर लेगा। वो आपके पास आएगा, नॉमिनेटेड एजेंट, वो चीजें ले लेगा, डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और शिपमेंट ले जाएगा। आपको 100% फॉर एग्जांपल एडवांस मिल गया। अब रस्ते में कुछ भी हो जाता है, एक्सपोर्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। इसी तरह FCA में अगर कस्टमर कह रहा है आपको कि मुझे FCA रेट दें, FCA प्राइस दें, तो वो आपका जो $10 वाला फुटबॉल है उसमें कॉस्ट और रिस्क ऐड हो जाएगा। FCA के बाद फिर एक आ जाती है ऑप्शन FAS। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक डायग्राम आएगी, उसमें आपको मजीद बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएंगी चीजें। जी, ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हैं एक्स वर्क एक्सपोर्टर यूनिट आ गया, FCA में गाड़ी लेके गई एक पॉइंट पे, वो नॉमिनेटेड पॉइंट होगा जो बायर हमें बताएगा, फिर हम उस हिसाब से उसके अंदर जो है ना एक्सपेंस ऐड करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हम सियालकोट में बैठे हैं और कस्टमर हमें कहता है मुझे FCA चाहिए फैसलाबाद तक। अब आप क्या करेंगे, आपके यूनिट आपके जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उस तक की कास्ट और फैसलाबाद तक की कास्ट उस प्राइस में ऐड करेंगे और अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसे प्राइस बताएंगे। FAS में आपको एक वो क्रेन सी लगी हुई नजर आ रही होगी, फ्री अलोंग साइड शिप, आप बाय एयर में अलोंग उस पे टर्मिनल पे दे रहे हैं, एयर टर्मिनल पे, और बाय सी में सी पोर्ट पे टर्मिनल पे दे रहे हैं चीज को। और FOB को जब आप देखते हैं तो FOB में आ जाता है कि ऑन वो जो शिप है ना आपका, उसके ऊपर ऑन बोर्ड करके आप दे रहे हैं FOB में। मतलब इसमें फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस $13 हो जाएगी उसी फुटबॉल की, कॉस्ट ऐड होती जाएगी, रिस्क ऐड होता जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क की हालात हैं, आप सियालकोट से कंटेनर भेजते हैं, रास्ते में स्ट्राइक है और किसी ने जला दिया, लूट लिया, मतलब यहाँ एक्सीडेंट की
में चला गया। अगर आप एफओबी दे रहे हैं तो ये एक्सपोर्टर के जिम्मे होगा। अगर बायर ने पे किया तो आप उसको दोबारा से प्रोडक्ट भेजेंगे। ये नहीं करेंगे कि आप उसको बताएंगे कि मेरा तो लॉस हो गया तो अब मैं नहीं भेज रहा शिपमेंट को। बेसिकली ये इनको टर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करती हैं कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई टर्म डिसाइड हो जाएगी तो फिर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के राइट्स डिसाइड हो जाएंगे कि एफओबी में जो एक्सपोर्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है रिस्क और कास्ट का सी पोर्ट तक, और उस शिपिंग लाइन पे ऑनबोर्ड करने तक का रिस्पॉन्सिबल एक्सपोर्टर है। अब इसके बाद सी एंड एफ में आ जाए तो सी एंड एफ में कॉस्ट एंड फ्रेट, कस्टमर आपको बताएगा कि मुझे इस एयरपोर्ट पे इस सी पोर्ट पे माल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप किसी कार्गो कंपनी की जो है ना कंसल्टेंसी लेंगे और आप उसे बताएंगे कि मेरी शिपमेंट का वॉल्यूम ये है, इतने केजीज हैं, इतने बॉक्सेस हैं, इसका सीबीएम ये है, इसका वेट ये है, और मुझे जो है ना इसकी बताएं क्या चार्ज करेंगे आप मेरे यूनिट से लेके। आप एक कार्गो को कांटेक्ट करेंगे, सपोज वो कहता है जी 2 लाख रुपए दे दें, एक दूसरी को कांटेक्ट करते हैं, वो कहता है जी 2.25 लाख दे दें, कोई कहता है जी 2.25 लाख दे दें। अब उसमें फिर आप पूछते हैं जी सर्विस कौन सी यूज करेंगे, शिपिंग लाइन कौन सी चूज करेंगे आप, कितने ट्रांजिट टाइम क्या होगा उसका, कितने दुरानिये में पहुंचाएगी। तो ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करके तो फिर उसको बताएंगे। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो बायर है वो आपको बता दे कि मुझे इस शिपिंग लाइन पे भेजो, इस एयरलाइन पे भेजो। तो ये चीजें आप बिफोर ऑर्डर एड अप कर रहे होते हैं अपने यूनिट प्राइस में। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप उस चीजों को मैनेज कर देंगे। अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने प्राइस जो दे दी, बाद में आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए तो आपको लॉस हो जाएगा। इसमें फर्दर डायग्राम में है तो एक्स वर्क में ये जो एरो बने हुए हैं, ब्लू एरो ये बता रहा है कि एक्सपोर्टर का जो रिस्क और कॉस्ट है ना वो उसके सिर्फ यूनिट तक है ब्लू एरो में। तो जो रेड एरो है वो बता रहा है कि सारा रिस्क और कॉस्ट बायर का है एक्स वर्क में। जब एफसीए में आते हैं तो वो जो ब्लू एरो है वो मजीद स्टेप आगे जा रहा है और उसमें पता चल रहा है कि बायर का जो सेलर है उसका रिस्क और कॉस्ट बढ़ गया। इसी तरह एफएस में आते हैं तो इसमें फिर एक्सपोर्टर का रिस्क और कॉस्ट मजीद बढ़ गया। एफओबी में आगे तो फिर मजीद। इसी तरह सी एंड एफ में आए तो रिस्क और कॉस्ट मजीद अप जाता जा रहा है। ठीक है, सीआईएफ में इंश्योरेंस भी ऐड हो जाती है। और जब डीडीपी में आते हैं, डिलीवर ड्यूटी पेड में, कि आप कस्टमर आपको कांटेक्ट करता है और कहता है जी मुझे हुडीज चाहिए, फुटबॉल चाहिए, कुछ भी जो भी प्रोडक्ट उसे चाहिए, मुझे डीडीपी प्राइस दें। डीडीपी प्राइस का मतलब यह है कि वो कह रहा है कि मुझे बताएं मैंने आपको टोटली पे क्या करना है और आप मेरे डोर स्टेप पे चीज को डिलीवर कर दें। अगर हम 3 सिनेरियो को डिस्कस करें, कोरियर को, एयर को और सी को, तो कोरियर में मोस्टली जो चीजें ना वो डीडीपी जा रही होती हैं, डिलीवर ड्यूटी पेड। मतलब जो एक्सपोर्टर भेजने वाला ना वही सारे अरेंजमेंट्स कर रहा है और बायर उसको पे कर रहा है, एडवांस पे किया या कैसे पे किया ये व्हाट्सएवर। और जो है बाय एयर बाय सी, इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चीजें यूज हो रही होती हैं वो सी एंड एफ, एफओबी, सी एंड एफ यूज हो रहा होता है। ठीक है, और इन्हीं के मुताबिक फिर आगे पेमेंट मेथड्स होते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल शिपमेंट मोड में जैसे हमने डिस्कस किया, कोरियर है, बाय सी है, बाय एयर है। एक शिपमेंट कैलकुलेशन में हमारे पास एक कंटेनर चार्ट होता है। ठीक है, हमारे जो इंटरनेशनली कंटेनर मूव कर रहे हैं उसमें 20 फीट आ जाता है, 40 फीट आ जाता है, 40 हाई क्यूब आ जाता है। इनकी जो विड्थ है कंटेनर्स की वो सिमिलर है। मतलब तीनों कंटेनर जो 20 या 40 हाई क्यूब है उसकी विड्थ 8 फुट ही है, 8 फुट चौड़ा होता है। जबकि हाइट की बात करें, 20 और 40 दोनों स्टैंडर्ड होते हैं, इनका जो हाइट है 8 फुट 6 इंच, 8 फुट 6 इंच है। जबकि इंटरनल एक्सटर्नल डिफरेंट है। जब ये अगर आप इसी कंटेनर के चार्ट को नेट से अगर आप लिखते हैं कंटेनर चार्ट, तो आपको ये इसकी जो मेजरमेंट्स मिल जाएंगी। इसी तरह इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि हम अपनी प्राइस कैसे डिटरमिन करें, कैसे प्राइस मेंशन करें। तो प्राइस मेंशन करने के लिए सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है कॉस्ट, उसके बाद है मार्केट, डिमांड और कंपटीशन। ये 4 एलिमेंट हैं जिनकी बेस पे आप अपनी प्राइस मेंशन करते हैं, किसी भी कस्टमर को करते हैं। अब अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो उसकी कॉस्ट कम है, और अगर एक सप्लायर है वो उससे ले रहा है, मेकर से ले रहा है, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा है, क्योंकि पहले मेकर प्रॉफिट चार्ज करेगा तो फिर आपको चीज मिलेगी। जबकि एक मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है उसके पास उसकी मटेरियल अपने हैं, उसने शायद एडवांस परचेज किया हुआ, तो उसकी कॉस्ट लो होगी। तो इट्स मीन के कॉस्ट की बेस पे आपका प्रॉफिट, अगर एक मैन्युफैक्चरर है तो उसका तो प्रॉफिट पहले ही बढ़ गया। इसी तरह डिमांड, अगर प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा रेट चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह मार्केट, आप एक प्रोडक्ट बांग्लादेश में बेच रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट यूएसए में बेच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस वेरिएशन होगा। इसी तरह कंपटीशन, अगर आपके बहुत ज्यादा कंपटीटर्स हैं तो आप अच्छी प्राइस नहीं ले सकते, और अगर आप अच्छा कंपीट करें तो आप एक अच्छी प्राइस कोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसमें फिर आ जाता है पेमेंट टाइम में बिफोर। जैसे हमने बिफोर डिस्कस किया कि आपने $5,000 बिफोर ले लिया, ड्यूरिंग में ये है कि वो कहता है जी 2500 में आपको बिफोर करो, विद इन प्रोडक्शन महीना लगना है, 1.5 माह लगना है, बाकी 2500 भी जब आप ऑर्डर रेडी होता है मैं आपको कर दूंगा, ये ड्यूरिंग डिलीवरी आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है गुड्स अवेलेबिलिटी। अगर एक बायर कैश इन एडवांस पे काम कर रहा है तो उसे चीजें कब मिलेंगी, तो इसमें उसके पास ऑप्शन है आफ्टर पेमेंट, उसको चीजें पेमेंट के बाद मिलेंगी। अब अगर हम कैश इन एडवांस पे एज एन एक्सपोर्टर काम कर रहे हैं तो हमारा रिस्क क्या है, नन, पहला वर्ड लिखा हुआ कोई रिस्क नहीं है। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं, इफ फंड्स आर गुड्स आर कलेक्टेड, अगर गुड्स और फंड्स कलेक्ट हो गए तो फिर हमारा रिस्क कोई नहीं है। अब इसको अकॉर्डिंग टू इनको हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स वर्क आपने डिसाइड किया कस्टमर से, $5,000 था प्राइस जो दी थी आपने, वो एक्स वर्क थी। तो जब तक आपके प्रीमिसेस से चीजें वो लेके नहीं जाएगा, रिस्क और कॉस्ट किसकी है, एक्सपोर्टर की। तो मींस कि अगर गुड्स कलेक्ट हो गए तो फिर हमारा रिस्क खत्म हो गया। अगर गुड्स कलेक्ट नहीं हुई तो हमारा रिस्क है उस वक्त तक जब तक गुड्स कलेक्ट नहीं होती। उसके बाद फंड्स जब तक हमें नहीं मिल जाते, जैसे उसने 2500 दे दिया, रेस्ट जो उसने कहा था कि मैं ड्यूरिंग डिलीवरी दूंगा, अब आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो नहीं भेज रहा, तो तब आप तो $5,000 तक की कैलकुलेशन करके अपना जो ऑर्डर था आप पूरा कर चुके हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपको $1,000 बचत थी, तो 4,000 तो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये फिर आपका रिस्क है। फिर आपने इन चीजों को देख के कस्टमर से डिसाइड करना। और कई दफा ऐसा भी होता है, कस्टमर फ्रॉड कैसे करते हैं, वो आपको एक डमी सी स्लिप भेज देगा कि मैंने 2500 भेज दिया और मुझे ना फौरन ही डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर दो मेरे एड्रेस पे। जब तक आपकी पेमेंट बैंक में कंफर्म ना हो आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, क्योंकि इधर लिखा ये हुआ है कि आफ्टर पेमेंट, उसे शिपमेंट कब डिलीवर होगी, आफ्टर पेमेंट। अब इसका मतलब कि उसने आपके साथ फ्रॉड किया, आपको एक डमी स्लिप दी, कंफर्मेशन ही नहीं हुई और आपने डॉक्यूमेंट भेजे, उसने कहा जी मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं या मैं मेरी कार को वाले को जल्दी डॉक्यूमेंट चाहिए तो काइंडली एक फेवर करो भेज दो। आपने सैटरडे को बैंक ऑफ है, आपने कहा चलो कस्टमर को जो है ना गुडविल बनाते हैं और भेज देते हैं, मंडे को आपने कंफर्म किए बगैर ही भेज दिए, और इन द एंड क्या होगा, वो शिपमेंट रिलीज करवा लेगा और आप फिर उससे अप्रोच करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो आप उससे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट पॉलिसी वी आर नॉट एबल टू सेंड द डिस्पैच। आप ये नहीं कहेंगे मुझे तुम फ्रॉड करना चाह रहे हो मेरे साथ, आप उस एक ऐसे ही डेवलप करेंगे जिससे आपका नेगेटिव इमेज डेवलप ना हो। इसके बाद बायर रिस्क क्या है। अब बायर रिस्क को अगर हम खुद बायर समझ के बायर बन के समझे ना तो इजी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि बायर का रिस्क क्या है। अगर हम अभी रशिया हमने एडवांस भेजा होता, यूक्रेन हमने एडवांस भेजा होता, तो क्या कंडीशन थी, मतलब हमारे पैसे डूबे हुए थे, समझ नहीं थी आ रही कि क्या चीज आएगी नहीं आएगी। या एक बायर था जो कि यूक्रेन में है जिसने रशिया में एडवांस भेजा हुआ, तो एडवांस पेमेंट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलार्मिंग कंडीशन भी है। एज एन एक्सपोर्टर तो हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं जी एडवांस ही मिलना चाहिए, लेकिन एडवांस मिलेगा कब, इट्स मीन के अगर बायर 100% सेटिस्फाइड होगा तो फिर एडवांस मिलेगा। अगर उसको ये लगे कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, तस्वीरों में मतलब अब सैंपलिंग नहीं हुई, तस्वीरों में ही आप दिखा रहे हो और आप कह रहे हैं मैं कैश लेके से बिजनेस कर लेता हूं, तो वो डील तो नहीं मैच्योर होने वाली। इट्स मीन के एडवांस लेने के लिए या तो आपकी आइटम बड़ी नायाब है, दूसरा शहर में कोई नहीं बना रहा, तो एडवांस पे बिकेगी। जैसे अगर हर कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि उधार पे बिक रही हैं, तो आपकी क्यों एडवांस पे बिकेगी। आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जिस बेस पे आपको 100% एडवांस मिलेगा। मतलब आप मार्केट में चले जाएं तो कई ऐसे हुनरमंद लोग हैं ना जिनके पास बहुत अच्छा हुनर है, वो एडवांस पे काम करते हैं, वो उधार पे काम, लेकिन उनके अंदर कुछ स्किल होती है। इट्स मीन के कैश लेने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट में ही अपने अंदर कुछ स्किल पैदा करना पड़ेगा, फिर जाके हमें 100% एडवांस मिलेगा। और हम अपने माइंडसेट से शायद इसी तरह चल रहे होते हैं कि शुरू करेंगे और फौरन ही पैसे आ जाएंगे और फौरन ही बहुत ज्यादा जो है ना इनकम जनरेट हो जाएगी। तो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज हम चीजों को लेके चल रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट मेथड पे आते हैं, तो इसको कहते हैं D/P, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। इसे कैश CAD भी बोलते हैं, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। इस पेमेंट मेथड का तरीकाकार क्या है। इस पेमेंट मेथड का तरीकाकार ये है कि पेमेंट मेथड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट कलेक्शन मेथड। पेमेंट टाइम क्या है, पेमेंट टाइम ये है कि लोकल बैंक नोटिफाई द बाय रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लोकल बैंक नोटिफाई बाय रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कंडीशन ये हुई कि आपने एक कस्टमर से राब्ता किया, सपोज यूके में कस्टमर था, आपने ईमेल की, स्पोर्ट्स वेयर का कस्टमर है, आपने उसको कुछ शर्ट्स दिखाई और उसने 1000 शर्ट्स का ऑर्डर दे दिया। $10 की एक शर्ट डिसाइड हुई C&F वैल्यू, कॉस्ट एंड फ्रेट वैल्यू, और $10 के हिसाब से 1000 शर्ट $10,000 हो गया। आपने इन द एंड उससे बात की कि पेमेंट
वो कहता है मैं आपको D/P करूंगा, डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट पेमेंट करूंगा। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आप चीज बनाएं, चीज बना के भेजें, और ये मेरा बैंक एड्रेस है, ये मेरा नाम है, आप डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को देना और आपका बैंक ये डॉक्यूमेंट्स मेरे बैंक को देगा और मैं ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स पेमेंट कर दूंगा। अब इसमें गुड्स अवेलेबिलिटी, अगर इसको देखें आगे, गुड्स अवेलेबिलिटी क्या है? गुड्स अवेलेबिलिटी ये कि आफ्टर पेमेंट बायर को चीजें कब मिलेंगी? आफ्टर पेमेंट मिलेंगी, अनलेस डायरेक्टली कंसाइंड टू द बायर। मतलब इसमें जो रिस्क बन रहा है वो ये है कि ये ना हो कि आपने जो है ना प्रोडक्ट्स बायर के नाम पे भेज दी हो। इधर एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट समझने वाला, वो मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करता हूं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो पाकिस्तान में जितनी भी शिपिंग लाइंस हैं, एयरलाइंस काम कर रही है ना, वो उस वक्त तक शिपर में जो कंसाइनी है ना, जो रिसिप्ट में नाम लिखा जाता है खरीदार का कि खरीदार कौन है, कंसाइनी की एक डेफिनेशन है, वो ये है कि कंसाइनी इज नॉट द एक्चुअल, ऑलवेज नॉट द एक्चुअल बायर ऑफ गुड्स। कंसाइनी, हु इज कंसाइनी? ऑलवेज नॉट द एक्चुअल बायर ऑफ गुड्स, हमेशा वो खरीदार नहीं होता। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि वो जो बिल ऑफ लेडिंग है ना या एयरवे बिल है, वो आपके बैंक के नाम पे बनेगा। कंसाइनी कौन होगा? आपका बैंक। हमारे जेन में आ गया ना कि सर ये फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ। तो इसमें जो शिपिंग लाइन, जो एयरलाइंस पाकिस्तान में काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये रूल डिसाइड किया हुआ कि जब तक बैंक एनओसी नहीं देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो कंसाइनी के कॉलम में जो एक्सपोर्टर नाम बताएगा वो नहीं लिखा जा सकता। वो उस वक्त लिखा जाएगा जब बैंक एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वो जब आप ई फॉर्म लेंगे उसके साथ आपको मिलेगा, अगर आपकी 100% एडवांस पेमेंट आई है। जब 100% एडवांस पेमेंट आएगी तो आप अपने ई फॉर्म के कॉलम में जब पूछा जाएगा ना कि पेमेंट स्टेटस, तो आप लिखेंगे 100% एडवांस, और बैंक उसको क्या करेगा? अंडोस कर देगा कि हाँ जी ये इसकी पेमेंट इस रेफरेंस के मुताबिक आई है, ठीक है जी एनओसी दे दें, हमें कोई इतराज नहीं, एबीसी को ये ऑनर बना दे, XYZ को ऑनर बना दे, उसको बैंक को कोई इतराज नहीं है। तो उस बेस पे फिर वो शिपमेंट रिलीज करवा सकता है। अब जब हमने जो इस सिनेरियो में डिस्कस कर रहे हैं कि बैंक का नाम आ गया, कंसाइनी में नाम आ गया बैंक का, अब जब आप अपने बैंक के पास जाएंगे ना डॉक्यूमेंट्स लेके, तो बैंक उसकी बैक साइड पे एंडोर्समेंट करेगा, वो अपने मालिकाना हकूक सरेंडर करेगा। इसी तरह आप भी बैक साइड पे अपनी स्टैम्प सिग्नेचर करेंगे बिल ऑफ लेडिंग पे, बिल पे। और जब बायर के पास, बायर जाएगा अपने बैंक के पास, तो वो भी पेमेंट पे करके तो उसकी बैक साइड पे बैंक भी उसका एंडोर्स कर देगा। अब इधर जो वर्ड लिखा हुआ था वो था गुड्स अवेलेबिलिटी आफ्टर पेमेंट अनलेस डायरेक्टली कंसाइंड टू द बायर। अब मेरे यहां से अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अनलेस डायरेक्टली कंसाइंड टू द बायर का मतलब ये है कि ये ना हो कि आपने उसके नाम पे बना दिया हो, तो फिर तो वो मालिक है, वो रिसीव कर सकता है। अब जब ये बिल ऑफ लेडिंग को लेके जाएगा ना, एयरवे बिल लेके वो शिपिंग लाइन के पास जाएगा, उसका कार्गो एजेंट, तो वो देखेगा तो ये कि HBL है, एस्करी बैंक है, MCB बैंक है मालिक, लेकिन बैक साइड पे जब एंडोर्समेंट देखेगा ना, तो वो पता चल रहा होगा कि ये प्रॉपर चैनल आया और ये पे करके आया, अब ये चीजें ले सकता है। अगर उसकी बैक साइड पे एंडोर्समेंट नहीं है तो वो रिलीज नहीं करेंगे। जैसे आप बैंकारी में या कहीं काम में जाए तो वो कहते हैं भी साइन करवा के लाएं, पहले साइन करवा के लाएं, फिर होगा, ये मोहर लगवा के लाएं, मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। और अब इसमें फर्दर रिस्क, सेलर बेचने वाले का रिस्क है, रिस्क क्या है? अब इसमें बहुत ज्यादा रिस्क बता रहे हैं बेचने वाले के, मैनी बहुत ज्यादा, मैनी रिस्क सच एज बायर्स इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, कि जो खरीदार है क्या उसकी इंटेग्रिटी मींस कि वो डॉक्यूमेंट्स लेने नहीं आ रहा, सर वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लेने आ रहा जी, वो स्टैंडिंग, अब वो कह रहा है $10,000 तो नहीं है मेरे पास, आपने उसको डॉक्यूमेंट्स भेजे बैंक में, अपने बैंक में, और बैंक के बाद उसको एक ईमेल की कि मैंने आपके बैंक को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और आप कलेक्ट करके पेमेंट कर दो, और वो डॉक्यूमेंट्स देने नहीं जा रहा। अब ये एक मतलब रिस्क बन गया। अब इस रिस्क को कैसे कवर किया जा सकता है? इस रिस्क को कवर करने का एक तरीकाकार तो यह कि आप इसको 100% D/P पे ना जाएं, 100% न्यू स्टार्टअप के लिए। जो रूटीन में लोग काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सियालकोट में कंपनीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं, उनका आपस में ट्रस्ट है और इस तरह बिजनेस होता जा रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को और जरा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो ये बनता है कि अगर $10,000 है तो 100% अगर उसने 2 माह पहले $10,000 मैंने भेज दिया आपको, तो मेरा 10,000 तो आपके पास है, अब उस $10,000 का मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, ठीक है? तो कस्टमर ये चाह रहा है कि मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, आप इन्वेस्ट करके भेजो और मैं ऑन द टाइम ऑफ रिसीविंग अपनी इन्वेस्टमेंट आपके हैंड ओवर करूंगा। मतलब वो जब डॉक्यूमेंट्स लेगा 6-7 दिन में शिपमेंट रिलीज करवाएगा और वो अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू कर देगा, उसको बेचने के बाद अपनी पेमेंट उसकी रिकवर हो जाएगी। अगर वो 2 माह पहले आपको $10,000 भेज देता है तो उस $10,000 का कोई आउटपुट तो नहीं अभी आएगा। मतलब हम सोच रहे होते हैं एज एन एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें पैसे मिल जाएं, लेकिन जिसने आगे चीज खरीदनी है उसने अपना एंड देखना है, उसने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी देखनी है कि उसके ये पैसे आपकी जेब में चले जाएंगे तो वो यूज नहीं हो सकते। इसके बाद हमने इसको कवर अप कैसे करना है कि हम कुछ परसेंट 50% एडवांस ले लेते हैं और बाकी D/P कर लेते हैं। हम उसे कस्टमर को निगोशिएट करते हैं और उससे कहते हैं कि
D/P 100% नहीं मैं कर सकता आपसे, आप ऐसा करें 50% मुझे एडवांस कर दें, बाकी D/P कर लें। अब इस बेस पे वो डॉक्यूमेंट जरूर लेने आएगा, मतलब जो एडवांस दे देगा वो डॉक्यूमेंट्स लेने जरूर आएगा। उसके बाद इंटेग्रिटी वाला पॉइंट कवर हो गया। स्टैंडिंग की बात आ गई। स्टैंडिंग में अगर वो आपके साथ कहता है कि अभी मैं 3000 भेज रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, तो उसमें यह कि फिर आपका लॉस कम होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आ गया बायर रिस्क। बायर रिस्क इसमें क्या है कि कंप्लीटली रिलाई ऑन सेलर टू शिप द प्रॉपर गुड्स अनलेस द बायर इज अलाउड टू इंस्पेक्ट द गुड्स। अब देखें जिसने 100% पेमेंट कर दी डॉक्यूमेंट्स की बेस पे, अभी उसने अपनी प्रोडक्ट तो नहीं देखी कि प्रोडक्ट जो शिपमेंट आई है वो सब स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ठीक है, क्वांटिटी पूरी है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसके बाद आ जाता है D/A, डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस मेथड। अब इसमें कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है? कस्टमर कह रहा है जी मुझे 2 माह का उधार दे दें, मुझे 1 माह का उधार दे दें, ठीक है। वो आपसे उधार डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर आप एग्री हैं तो आप D/A पे काम कर सकते हैं। अब जो हम पेमेंट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ट्रांजैक्शन में 3 पेमेंट मेथड यूज कर लें, कुछ एडवांस कर लें, कुछ D/P कर लें, कुछ D/A कर लें। तो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेंस मेथड में फॉर्मूला क्या है? पेमेंट टाइम ये है कि लोकल बैंक नोटिफाई बाय रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। लोकल बैंक आके, जैसे हम लीज पे चीजें लेते हैं, जाके बाइक परचेज कर ली, गाड़ी परचेज कर ली, कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ साइन कर लिया और इंस्टॉलमेंट जमा करवानी शुरू कर दी है, कुछ टाइम पे हमने उसकी पेमेंट कर देंगे। तो इसमें भी वो एग्री करके जा रहा है कि मैं 2 माह बाद पेमेंट करूंगा। तो गुड्स अवेलेबिलिटी इसमें क्या होगी? बायर को बिफोर पेमेंट, ये हमारा तीसरा पेमेंट मेथड है जिसमें हमें पता चला है कि हमें अगर बायर इस चीज पे काम कर रहा है तो उसको पेमेंट से पहले चीजें मिल जाएंगी। बट बायर आफ्टर बायर एक्सेप्ट द ड्राफ्ट, लेकिन उसमें कंडीशन यह है कि बायर ने ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया हो, कि हाँ वो एग्री कर रहा है कि मैं उसको पे करूंगा, ठीक है। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो आप ड्यू डेट पे जब बिल आता है तो आप पे कर देते हैं, मतलब वो भी तो आप उधार पे खरीद रहे हैं ना। आज से 1 मंथ शुरू हुआ, आपने नेक्स्ट मंथ तक बिजली कंज्यूम की और 1 मंथ बाद उसकी डेट आ गई कि इस तारीख को आपने पे करना। तो उसमें आपके पास फिर 2 ऑप्शन आ जाती हैं, या आप उसको पार्ट्स करवा लें, ऐसा भी हो सकता है आपका बिल गलत आ जाए, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन हो जाती हैं। इसी तरह D/P में आगे ऑप्शन ये है कि जब मेच्योरिटी डेट है, मेच्योरिटी डेट मींस कि जब वो पेमेंट होनी है, तो बायर ये भी कह सकता है कि मुझे कुछ एक्सटेंशन दे दो, क्योंकि डिसाइड आप दोनों ने किया था, बायर ने और सेलर ने। 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज एक्सटेंशन मिल सकती है अगर बायर की कोई फाइनेंशियल हालात खराब है या कोई ऐसे मामला। इसी तरह अपोजिट टू एक्सपोर्टर, अगर एक्सपोर्टर उसे ईमेल करता है कि आपको मैंने 15 मार्च को शिपमेंट भेजी, 2 माह का मैंने आपसे क्रेडिट किया और 15 मार्च से 15 अप्रैल और 15 मई को आपने पेमेंट करनी थी, और आज फॉर एग्जांपल 30 अप्रैल है और एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे फाइनेंशियली कुछ जरूरत है तो आप पे कर दें, तो अगर बायर पे कर देता है इसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब इसमें एक ऑप्शन, ये भी ऑप्शन बनती है। अदरवाइज जैसे उधार है, 2 माह की बात हुई है, 2 माह बाद आपको उधार देना है। इसके बाद आ गया सेलर इज रिलाई ऑन बायर टू पे द ड्राफ्ट व्हेन ड्यू। बायर का रिस्क वही है कि प्रोडक्ट ठीक हो, ये ना हो प्रोडक्ट खराब हो, प्रोडक्ट मतलब गलत ना हो। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है लेटर ऑफ क्रेडिट की, ठीक है। अब इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट एक आ जाता है और एक आ जाता है एलसी, टाइम एलसी, ठीक है, ये टाइम एलसी। अब अगर इन दोनों को हम अंडरस्टैंड करें तो जो है ना एट साइट, ये समझ लें आपका D/P है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट वाला, और टाइम एलसी इसी तरह जैसे D/A है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में ये होता है कि पेमेंट जरा सिक्योर हो जाती है, ठीक है। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन की जाए तो एलसी इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज इशू बाय अ बैंक एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बायर, ठीक है। इसमें यह कि एक डॉक्यूमेंट है, बैंक इशू कर रहा है और बायर की इंस्ट्रक्शन पे इशू हो रहा है। जब दोनों सेलर और बायर एग्री कर जाते हैं फिर एलसी ओपन होगी, फोर्सफुली ये भी नहीं होगा। जैसे कैश है या D/P है या D/A है, फोर्सफुली तो नहीं कोई भी पेमेंट मेथड डिसाइड होगा, दोनों अगर एग्री करेंगे तो उसमें होगा। अब इसमें जो एलसी ओपन करवानी है वो बायर ने करवानी है, इसकी कुछ स्पेसिफिक फी होती है, हर बैंक डिफरेंट फी चार्ज करता है। अब बैंक के लिए क्या होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट एक सोर्स ऑफ इनकम है, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है। अब इसमें अगर एलसी को फर्दर डिस्कस करें तो तरीकाकार यह है कि जो बायर एलसी जो आपने आपस में कम्युनिकेशन की है, जो फाइनलाइज किया, उसके मुताबिक एक मुआहदा बनेगा। अब उस मुआहदे के मुताबिक बायर जाके अपने बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाएगा और आपने एज एन एक्सपोर्टर से ये कहना है कि आप एक मुझे बिफोर द ओपनिंग ऑफ ओरिजिनल लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड मी अ ड्राफ्ट कॉपी सो दैट आई विल रीड इट एंड चेक इट दैट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर सूटेबल फॉर मी। मतलब मुआहदा जब हो रहा है ऐसा तो ना हो जो आप
फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने मुआहदे को एज एन एक्सपोर्टर फुलफिल ना किया तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। एलसी की टर्म्स आपके लिए एक रिस्क है, तो इसमें फिर वो चीजें वो करेगा। पेमेंट मेथड क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट विद साइड ड्राफ्ट। पेमेंट टाइम क्या है? अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मिंग डॉक्यूमेंट टू द निगोशिएटिंग बैंक। अब इसमें कंडीशन ये बन रही है, पेमेंट का टाइम ये है कि आप जब कंफर्मिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट में रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए हैं जो आपने आपस में, उसको जब एक्सपोर्टर फुलफिल करके उसके मुताबिक काम कर रहा होगा तो फिर बैंक उसको क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ कंफर्मिंग डॉक्यूमेंट्स टू द निगोशिएटिंग बैंक। और गुड्स अवेलेबिलिटी आफ्टर पेमेंट। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट में होता ही है कि जब एक बायर जाता है ना उसके पास, बैंक के पास एलसी ओपनिंग के लिए, तो बैंक वो ये कह रहा है कि आप मेरी गवाही दे दें कि पेमेंट मैं करूंगा, तो बैंक क्या करता है? उससे अमाउंट प्लज कर लेता है, जितनी वो बाइंग कर रहा होता है ना उतनी अमाउंट ही बैंक प्लज कर लेता है। तो इसमें फिर क्या देता है? एलसी एक सिक्योरिटी हो जाती है एक्सपोर्टर के लिए कि उसको पेमेंट की गारंटी हो गई है। सैलरी रिस्क वेरी लिटल, मतलब ये जो हमने एक कैश था उसमें भी रिस्क हमारा कम था, नन लिखा हुआ आ रहा था, D/P और D/P में हमारा रिस्क हाई था, एड साइड में हमारा रिस्क वेरी लिटल है, लेकिन डिपेंड्स ऑन एलसी टर्म्स है। बाय रिस्क वही है प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट नहीं ठीक तो वो उसका रिस्क है। टाइम एलसी क्या है? टाइम एलसी में आप वक्त ले रहे हैं कि मैं पे करूंगा लेकिन कुछ टाइम के बाद पे करूंगा, ठीक है। पेमेंट मेथड लेटर ऑफ क्रेडिट विद टाइम ड्राफ्ट। पेमेंट टाइम आफ्टर शिपमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू द निगोशिएटिंग बैंक एंड बैंक एक्सेप्टेंस। मतलब अगर बायर नहीं भी डॉक्यूमेंट्स देने आ रहा, बैंक ने एक्सेप्टेंस कर दी तो पेमेंट हो जाएगी। गुड्स अवेलेबिलिटी बिफोर पेमेंट बट आफ्टर बैंक एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स। सेलर रिस्क वेरी लिटल डिपेंड ऑन एलसी टर्म्स। बायर रिस्क रिलायंस कंप्लीटली ऑन सेलर टू शिप द प्रॉपर गुड्स, ठीक है। इसके बाद एक दो पेमेंट मेथड हो रहे हैं, एक कंसाइनमेंट मेथड, एक है ओपन अकाउंट। कंसाइनमेंट मेथड ये है कि जिसमें बायर ये कह रहा है कि आप मुझे माल भेजो और मैं माल बेचने के बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। जैसे लोकल लेवल पे हो रहा था ना कि आपने चीज ले ली, बेचने के बाद नहीं, जब बाइंग करने गए पिछली पेमेंट दे दी और अगली, ठीक है। ये भी काम हो रहा होगा जिसमें जिन कस्टमर्स का आपस में बहुत ट्रस्ट है, किसी ने फॉरेन विजिट किया हुआ और वो कंपनी रेगुलर प्रोडक्शन करती जा रही है, माल जा रहा है, पेमेंट आ रही है, एक सर्कल बन गया हुआ है, तो इन पेमेंट मेथड्स पे भी लोग काम कर रहे हैं। ओपन अकाउंट में यह है कि जो भी आप आपस में डिसाइड कर लें। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा लास्ट फेज है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायरमेंट है जो हमने बिजनेस करने के लिए हमें बनानी पड़ती हैं, करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमें बायर से, ऑर्डर। मतलब अगर एक लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें जो कस्टमर आपको दे रहा है तो वो दैट शुड बी ऑन बायर लेटर हेड। बायर कंपनी मतलब वो कंपनी अपने लेटर हेड पे लेटर ऑर्डर दे रही हो, स्टैम्प सिग्नेचर हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका आर्टिकल नंबर क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, टोटल प्राइस क्या है, कोई बार कोड तो नहीं लगना यहाँ। इसके अलावा इसकी कोई स्पेसिफिक शीट्स होती हैं डिफरेंट जो आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होती हैं। उसके बाद पेमेंट मेथड क्या है, ये सारी चीजें आपके ऑर्डर में मेंशन होनी चाहिए जो फॉरेन बायर आपको दे रहा है। इसकी बेस पे जो एक्सपोर्टर है, अब ऑर्डर की अगर बात करें, ऑर्डर को हम उर्दू में हुक्म कहते हैं। तो इसके आगे 3 स्टेप्स बनते हैं। आप हुक्म को यहाँ कबूल करते हैं या रिफ्यूज करते हैं या उसमें कुछ रद्दोबदल करते हैं। मतलब जब आपको एक कस्टमर ऑर्डर भेजेगा तो अगर वो आपकी कम्युनिकेशन जो प्रीवियस कम्युनिकेशन है उसके मुताबिक है तो आप उसको फिर क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर उसमें उसने कोई क्वांटिटी का रद्दोबदल कर दिया, प्राइसेस की जो आपकी डिस्कशन थी उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर आप उसको चेक करने के बाद उसको अमेंडमेंट की तरफ जाएंगे कि इसमें कुछ रद्दोबदल किया जाएगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब ये चीजें उसके बाद फर्दर देखा जाए तो ट्रायल ऑर्डर्स हैं। ट्रायल ऑर्डर कौन सा होगा, जो वीक्स में बन जाएगा। नॉर्मल ऑर्डर कौन सा, जो आप मंथ में बना दें। बल्क ऑर्डर क्या है, जो लंबा ऑर्डर आप चला रहे हैं, मतलब 6 माह साल तक के लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको बल्क ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह फिर आप जो एक्सपोर्टर उसकी कंफर्मेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाता है, उसे हम परफॉर्मा इनवाइस कहते हैं, ठीक है। परफॉर्मा इनवाइस मींस के पेशगी बिल, आपने जो फाइनली काम करके देना है उसके जो चार्जेस बनेंगे वो आप बता रहे हैं कि, और ऑर्डर इंपोर्टर अपने लेटर हेड पे बना के दे रहा है और जो परफॉर्मा इनवाइस है वो एक्सपोर्टर अपने लेटर हेड पे बना के दे रहा है। इसमें मेंशन क्या कर रहा है, वही सेम एज इट इज चीजें मेंशन कर रहा है जो ऑर्डर में थी। मतलब कंडीशन ये हुई कि वो चेंज होके अपने एक्सपोर्टर के लेटर हेड पे आ गई इंफॉर्मेशन, इनवाइस का नाम आ गया, इनवाइस नंबर, उसके बाद डेट आ गई, उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज कर रहे हैं, बाय सी बायर, ये इसमें मेंशन हो गया।
इसके बाद भेज किसको रहे हैं, टू में उसका बायर का कंप्लीट एड्रेस आ गया, अगर बैंक इन्वॉल्व है उसके बैंक का कंप्लीट एड्रेस आ गया, पेमेंट मेथड क्या है वो आपने उसमें मेंशन करना कि पेमेंट इस तरह होगी, उसके बाद ये आप प्रोड्यूस कितनी देर में करेंगे, कब डिस्पैच करेंगे वो लिखा हुआ है, फाइनली आपने भेजना किधर है। एक इसमें पॉइंट लिखा हुआ टॉलरेंस, टॉलरेंस लिखा हुआ प्लस माइनस, मतलब ये जो आपका ऑर्डर है फॉर एग्जांपल 1000 पीस एक है, 1000 पीस एक है, क्या ये हमने 100% 1000 पीस बनाना है, अगर हमारे कुछ 50 20 100 पीस एक्स्ट्रा बन गया तो वो हम भेज सकते हैं। अगर तो लिखा हुआ फॉर एग्जांपल प्लस 10%, प्लस माइनस 10%, इट्स मीन के आप वो जो क्वांटिटी है 900 भी बना के देंगे भेजेंगे तो वो कस्टमर आपसे इतराज नहीं करेगा। अगर 1050 भी बना देंगे तो वो 50 पीस जो एक्स्ट्रा बनेंगे उसका वो पे करेगा। 2% टॉलरेंस करके चलेंगे तो अगर आपके 5-10 पीस खराब हो जाते हैं तो उसको आप कब बनाएंगे, वो आपकी शिपमेंट को डिले करेगा। तो एटलीस्ट 10% जो बड़े ऑर्डर है उसमें 5-10% टॉलरेंस होना जरूरी है। इसी तरह जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो सारी चीजें आ जाएंगी, और इसको आप स्टैंप सिग्नेचर करके जब आपका कस्टमर आपको ईमेल करेगा ऑर्डर, आप उसको ईमेल करेंगे और आप उसको ईमेल में लिखेंगे, इसका प्रिंट निकालेंगे, स्टैंप सिग्नेचर करेंगे और ईमेल में लिखेंगे एज पर योर ऑर्डर प्लीज रिसीव द परफॉर्मा इनवॉइस एंड सेंड अस बैक बाय स्टैंप सिग्नेचर एंड आल्सो सेंड द पेमेंट। अब अगर आपने उसमें कुछ एडवांस लेना, आप अपने बैंक का पेमेंट रूट भी ईमेल में साथ अटैच करेंगे, परफॉर्मा भी अटैच करेंगे और उसको बोलेंगे कि पेमेंट भेजो, और जब वो पेमेंट की कॉपी आपको भेजेगा अगर तो कुछ एडवांस है, और अगर नहीं है तो फिर जस्ट वो आपको परफॉर्मा इनवॉइस स्टैम्प सिग्नेचर करके ओके करके भेजेगा, आप फिर प्रोडक्शन उसकी शुरू कर लेंगे। और प्रोडक्शन शुरू करने के बाद उसी तरह जैसे हमने सैम्पलिंग में डिस्कस किया, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीजें उससे शेयर करते रहेंगे ताकि इन द एंड ये ना हो कि टोटल ऑर्डर ये आपका गलत बन जाए, उसकी स्पेसिफिकेशन उसके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ना हो। जब आप प्रोडक्शन मुकम्मल करेंगे तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे, भेजेंगे दूसरे मुल्क के लिए, ठीक है। उसमें आप 5 डॉक्यूमेंट्स, ये जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आप बनाते हैं। उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है कस्टम इनवॉइस, जिसमें आप जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिखते हैं, प्रोडक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन लिखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ओरिजिनल लेदर में बनी है, कॉटन में बनी है, जो भी प्रोडक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो लिखते हैं। एचएस कोड लिखते हैं, एसआरओ लिखते हैं। ये जो एचएस कोड है, हार्मोनाइज्ड कस्टम कोडिंग सिस्टम, अगर आपको नहीं पता तो आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं आप कार्गो से कांटेक्ट करें, वो भी आपको एचएस कोड बता सकते हैं। एसआरओ स्टेचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स, ये भी आप कार्गो से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना मतलब डिफिकल्ट इशू नहीं है। इसके बाद आप एक पैकिंग लिस्ट डिजाइन करते हैं। पैकिंग लिस्ट का मतलब है फेरिस्त, मतलब इसको मैप ऑफ शिपमेंट आप कह लें कि आपका 100 बॉक्स हैं जिसमें 10 और चीजें हैं, 10 और चीजें, 10 और चीजें, आपने उसके ऊपर नंबरिंग की है, उस नंबरिंग के मुताबिक उनको ट्रेस करना आसान होता है। उसके बाद ये पैकिंग लिस्ट होगी। पैकिंग लिस्ट के बाद आप ई फॉर्म बनाएंगे, एक्सपोर्ट फॉर्म। इसके बाद आप एक इंस्ट्रक्शन फॉर्म बनाएंगे अपने कंपनी के लेटर हेड पे, जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे कि भेजने वाला ये है, रिसीवर ये है, नोटिफाई पार्टी ये है कि इस सी पोर्ट से इस सी पोर्ट पे जा रही है, इस पोर्ट से इस पोर्ट पे जा रही है, इतने कॉटन्स हैं, फ्रेड प्रीपेड है या कलेक्ट है, किराया मतलब आपने पे किया या आगे पे होगा, और इनवाइस नंबर क्या है, फॉर्म ई नंबर क्या है, मतलब हर चीज आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग ऑन लेटर हेड, वही आप जी ई फॉर्म जो पहले मैनुअल सिस्टम था, जब मैं जॉब करता था तो मैं तो टाइप करता था, उसमें ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड डुप्लीकेट 4 कापियां होती थी, ठीक है। तो वो हम एडवांस ले लेते थे बैंक से और बाद में टाइप करके और बैंक से जाके टेस्ट करवा लेते थे, ठीक है। उस वक्त पैक्स पाकिस्तान कस्टम कंप्यूटर सिस्टम था जिसके थ्रू शिपमेंट एग्जामिन होती थी। उसके बाद फिर आगे वीबुक आ गया, वेब बेस 1 कस्टम, उसमें एक्सपोर्टर ने मतलब रजिस्ट्रेशन ली, यूजर आईडी बनवाया, और वो ई फॉर्म फिर क्या हुआ कि आपने जब आपका वीबुक बन गया, आपने अपनी बैंक असेस उसके साथ कर ली और आपने फिर बैंक रिक्वेस्ट की, वो ई फॉर्म उधर आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो गया, आपने ऑनलाइन ही फिल किया और अपने बैंक को सबमिट किया, बैंक ने उसको वेरीफाई किया, ओके किया, और फिर वो आपका ई फॉर्म हो गया। अभी PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो ये नया मतलब आ गया सिस्टम, इसमें अब ई फॉर्म वगैरह मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं। और इसमें बेसिकली पर्पज ये है कि कुछ लोग जो है ना अप डाउन, अंडर इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें, उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे सिस्टम डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। और जो पहला सिस्टम था जिसमें जो मैनुअल वाला मैंने आपको बताया, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट और क्वाड डुप्लीकेट, उसमें ये होता था कि जो ई फॉर्म कस्टम में जाता था
वो हमें 3 वापस आ जाते थे, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड डुप्लीकेट। ओरिजिनल जो था वो कस्टम वाले रख लेते थे। उसके बाद डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट हम बैंक में जीडी, गुड्स डिक्लेरेशन और कस्टम इनवाइस जो एग्जामिन होके आती थी और जो आपकी बीएल की कॉपी थी वो बैंक में सबमिट करवाते थे। बैंक उसकी बेस पे जब आपकी पेमेंट आ जाती थी, अगर 100% एडवांस है तो बैंक एक पीआरसी, पेमेंट रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता था, जो मैनुअल सिस्टम था। ठीक है, अब इसमें तो ये होगा कि ऑनलाइन ही सभी कुछ पेमेंट आ रही है, वो भी ऑनलाइन स्टेटस अपडेट हो रहा है, हर चीज उधर ही आ रही है। इनमें जो 3 डॉक्यूमेंट्स ना, कस्टम इनवाइस, पैकिंग लिस्ट और फॉर्म ई, इसका प्योरली कस्टम से लिंक है। जो है ना इंस्ट्रक्शन फॉर्म, ये शिपिंग लाइन को जा रहा होता है। ठीक है, इसके ऊपर एग्जामिनेशन नहीं हो रही, बस ये एक बीएल या रिसिप्ट जो डिजाइन होनी है उसके लिए है। अंडरटेकिंग जो है वो कार्गो अपनी सेफ्टी के लिए ले रहा है कि जो शिपर है उसने कोई मंशियात, कोई ब्रांड, कोई ऐसी चीज ना भेजी हो जिसकी वजह से कार्गो, क्योंकि फर्स्ट जो एएनएफ, एंटी नार्कोटिक फोर्स वाले जो पकड़ते हैं वो कार्गो एजेंट को पूछते हैं जी आपने शिपमेंट किधर से ली, क्या मामला है। इसमें अगर एक क्वेश्चन ये बनता है, फॉर एग्जाम्पल आप वाकई ही ब्रांड भेज रहे हैं तो फिर आप ब्रांड से लेटर लेंगे कि उसने आपको ऑर्डर दिया, फिर वो आप लेटर साथ अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के साथ दे देंगे। ठीक है, इसी तरह मतलब कुछ रजिस्टर्ड आइटम्स होती हैं, 18 पैनल का फुटबॉल है, वो अगर आप नहीं बना रहे तो जो बनाने वाला है कोई पेटेंट डिजाइन, उससे अगर आप अप्रूवल ले लें तो फिर आप बेच सकते हैं, अदरवाइज आप बेच नहीं सकते। इसके बाद फिर आगे ऑप्शन आ जाती है बायर डॉक्यूमेंट्स। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप मुख्तलिफ कस्टमर जब आप मैच्योर करते हैं और आप एक्सपोर्ट करते हैं चीजें, और इन दैंड जैसे आप अपने मुल्क से चीजें भेज रहे हैं तो कुछ जैसे पीएसडब्ल्यू की बात हो रही है या मुख्तलिफ चीजों की बात होती है, तो हमें कुछ चीजें रिक्वायर है जिसकी बेस पे शिपमेंट रिलीज हमारे एंड से डिस्पैच होगी। इसी तरह रिलीज करवाने के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हर कंट्री की एक अपनी अपनी होती हैं। तो उसका बेस्ट वे ये है कि जब भी आप किसी कस्टमर से कम्युनिकेशन करें, कस्टमर मैच्योर हो, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी से है, यूके से है, ऑस्ट्रेलिया से है या ब्राजील से है, कुछ मुल्क है उनके कस्टम, साउथ अफ्रीका जो टफ है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो आप उससे फर्स्ट ऑफ ऑल ही पूछ लें कि व्हाट टाइप ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर फॉर योर इंपोर्ट प्रोसीजर, ताकि आपको इन दैंड उसको बनाने में आसानी हो जाए। ये ना हो कि आपको ब्राजील से ऑर्डर मिल गया, साउथ अफ्रीका से आपको ऑर्डर मिला, आपने प्रोडक्शन शुरू कर दी, जब डिस्पैच किया इधर से तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने डिमांड किए जो बन नहीं रहे। अब शिपमेंट उधर पहुंच गई, उसके ऊपर आपको डैमरेज पड़ना शुरू हो जाए, उस कस्टमर को डैमरेज पड़ेगा। जब 3, 4, 5 दिन फ्री स्पेस होगी, उसके बाद मसले मसाइल बनने शुरू हो जाएंगे। और एक ऑप्शन ये भी है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स ये बैंक को या बायर को डायरेक्ट भी डिस्पैच करें तो बिफोर द डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप उनके स्कैन करके उसकी एक ड्राफ्ट कॉपी कस्टमर को सेंड करें, ताकि वो उनको कंफर्म कर दे, फिर आप अपने बैंक में सबमिट करवा दें या बायर को डिस्पैच कर दें, जिससे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगी और कस्टमर के लिए भी मतलब इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, ये जो 3 अप लेवल पे आ रहे हैं, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बीएलआर, एरो बिल, ये इनफ है हमारे एंड से बायर के को रिलीज करवाने के लिए, अगर उसने 100% एडवांस किया हुआ। और अगर वो आपकी जो शिपमेंट है वो इंश्योरेंस भी उसमें ऐड है तो फिर आपको इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी इंश्योरेंस कंपनी से लेके साथ देना पड़ेगा। इसी तरह जीएसपी एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, ये टीडीएपी से मिलता था, रैक्स सिस्टम है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मेड इन पाकिस्तान जो आप चैम्बर से भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप बैंक में दे रहे हैं तो आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिजाइन करना पड़ता है, कवरिंग लेटर, और जो बैंक डिस्पैच करे या आप खुद से डिस्पैच करें उसका एक ट्रैकिंग नंबर होता है, कोरियर स्लिप होती है, वो आप अपने बायर को सेंड करेंगे।